बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर आपके इस मिड टर्म एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है बेटा, मिड टर्म के एग्जाम में आज के लेक्चर के कंटेंट इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, आज हम देखेंगे एपीआई और एपीआई से रिलेटेड सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको। तो आप लोगों को एपीआई के बारे में आइडिया है कुछ? इससे पहले कहीं पे कोई प्रैक्टिकल चीजें पढ़ी है इस हवाले से? आप लोगों ने किस कोर्स में पढ़ी है? आपको वैसे पता है अपनी पर्सनल नॉलेज के हवाले से? बेटा खुद से पता है या कहीं पढ़ी है? प्रॉपर कोर्स में कोई एक लेक्चर हुआ था इसके ऊपर या नहीं? अच्छा। और किसी को एपीआई के बारे में बेसिक आइडिया, थोड़ा सा एडवांस आइडिया आपको भी है? उसके अलावा किसी को? वेरी गुड, मतलब काफी सारों को है। चलिए हम यूं करते हैं कि फिर हम थोड़ा सा ना जरा इसको गो थ्रू करते हैं, जो इसके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको जल्दी जल्दी से। बेसिकली एपीआई कुछ भी नहीं होती, एक सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है। जो कि किसी एप्लीकेशन के अंदर होने वाले किसी काम को गवर्न कर रहा होता है। आप एक रूल लगा दें कि यार जब भी मेरे पास दो इनपुट आएंगी, मैं उनको ऐड करूंगा और उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब होता क्या था कि पहले जमाने में जब हम प्रोग्रामिंग करते थे ना, तो बिलफर्स मैंने एक प्रोग्राम बनाया तो उसके अंदर भी मैंने कैलकुलेशन की एबिलिटी डालनी है, दो नंबर्स को ऐड करने वाली। तो उसके अंदर मैं को फंक्शन बना दूंगा। ठीक है। फंक्शन बनाने के बाद उसको दो नंबर पैरामीटर के तौर पे पास करूंगा और वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हम उसका जो रिजल्ट होगा उसको यूज कर लेंगे। सपोज मैंने वही प्रोग्राम दोबारा किसी और कंपनी के लिए बनाया, तो मुझे उसके अंदर भी ये फंक्शनैलिटी दोबारा डालनी पड़ेगी। भले मैं वहीं से उठा के कॉपी पेस्ट ही कर दूं फंक्शन, लेकिन वो कोड की डुप्लीकेशन दो जगह पे आ रही होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर से बाद कोई ऐसी रिक्वायरमेंट फेस होती है कि हमने दो नहीं तीन नंबर ऐड करने थे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर प्रोग्राम का सोर्स कोड खोलना पड़ेगा, जो मुख्तलिफ लोगों को मैंने एप्लीकेशंस बना के दी थी, उसके अंदर वो अपडेट करनी पड़ेगी उन फंक्शंस के अंदर, और फिर से कंपाइल करके उनको दोबारा से वो जो है उस पर कंपाइल फॉर्म भिजवानी पड़ेगी। ठीक है। तो इन सारे मसाइल को देखते हुए कि यार बहुत सारे काम जो है ना सॉफ्टवेयर में रिपीट हो रहे होते हैं, जब आप दूसरे लोगों को देते हैं, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर आप छह बंदों को देंगे तो उसमें सिर्फ उस कंपनी का नाम और इसी से चेंज कर देंगे, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। ठीक है। या अगर कोई छोटी मोटी चेंज आती भी है, कस्टमाइजेशन आती भी है, तब भी मेजर पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हो रहा होगा। बैंक्स हैं, बैंक्स नॉर्मली सारे एक ही तरह से काम करते हैं। उन्होंने लोगों से पैसे लेने होते हैं, अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, पैसे वापस भी करने होते हैं लोगों को। ठीक है। तो अब एक बैंक की एप्लीकेशन बनाए, दूसरे की बनाए, तीसरे की बनाए, तो फंक्शंस नॉर्मली सबकी जगह एक ही तरह से चल रहे होंगे। तो ऐसी सूरत में उन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम बजाय इसके कि एक ही फंक्शन को छह जगह पे अगर देना है मुख्तलिफ लोगों को, या मुख्तलिफ छह प्रोग्राम्स में यूज करना है, तो उसकी छह कॉपीज बनाए, ताकि जब भी हमें कोई चेंज आए तो हमें फिर से हर एक में खोलकर उस फंक्शन को दोबारा से चेंज करके दोबारा कंपाइल करना पड़े। क्यों ना कोई ऐसे मॉड्यूल्स बना दिए जाएं कि यार जिसने भी कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे पास एक कैलकुलेशन का मॉड्यूल बनाओ, जितने भी प्रोग्राम है वो सारे उस एक मॉड्यूल को कॉल करें। तो पहले दो नंबरों वाला था, उसको दो इनपुट्स थे, वो आपको रिजल्ट दे दे, आप अपना काम कर लें। बाद में रिक्वायरमेंट चेंज होगी, अब थ्री वाला आ गया, तो आप सिर्फ उस मॉड्यूल के कोड के अंदर जाके चेंज करके उस मॉड्यूल को डिप्लॉय करें, तो बाकी सारे के सारे प्रोग्राम उससे कम्युनिकेट करके नए पैटर्न पे कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। नंबर वन ये। नंबर टू, एक और फायदा ये हो गया कि पहले नॉर्मली प्रोग्राम्स ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते थे। ठीक है। अब चूंकि एडवांसमेंट ज्यादा आ गई, हर चीज में कंप्यूटिंग और इंटेलिजेंस घुसती चली जा रही है, इवन आपकी गाड़ियां तक कंप्यूटराइज हो गई हैं। उसमें वो जो गियर लगाने का प्रोसेस होता है, वो पहले लोग खुद से देखते थे कि मेरी कितनी स्पीड है, आगे चढ़ाई है या उतराई है, क्या एनवायरनमेंट है रोड का, उसके हिसाब से गियर मैनुअली चेंज कर लेते थे। सेम यही डिसीजन अब जो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं, उसमें उन्होंने क्या किया कि ये काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लिख दिया, जो आपके गियर बॉक्स के अंदर उन्होंने एम्बेड कर दिया। ठीक है। अब वही सारे डिसीजन, वही सारी कैलकुलेशन जो आप अपने दिमाग में कर रहे होते थे ना, अब वो जो गाड़ी के गियर बॉक्स के अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है ना, वो कर रहा होता है। वो आपके टायरों के ऊपर आने वाला प्रेशर, इंजन पे आने वाला प्रेशर और डिफरेंट सेंसर से इनपुट लेने के बाद वही डिसीजन लेता है और गियर को चेंज करता है, जो पहले आप अपने जहन से सोच कर रहे होते थे। तो काम वही हो रहा है, लेकिन ऑटोमेशन होगी। ठीक है। अब इस काम के लिए मुख्तलिफ मशीनों के साथ, मुख्तलिफ हार्डवेयर के कंपोनेंट के साथ वो जो प्रोग्राम में इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो टायर से भी डाटा ले रहा होता है, वो इंजन से भी डाटा ले रहा होता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसके आगे कोई कैमरास लगे हों, इस तरह के सेंसर्स हों, उनसे भी वो इनपुट ले रहा हो, और उसके बाद वो ये चीज डिसाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आ गई मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है ना।
अब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में अ, आसानी लाने के लिए अब वो हिसाब नहीं रहा कि वो वहां पे एक बंदा कोई हाथ से एंट्री करेगा। आप तो थे ना, आपने कोई आपके सामने कैलकुलेटर का प्रोग्राम खुला हुआ है तो कहता था एंटर फर्स्ट नंबर, तो आप एक नंबर डाल देते थे, एंटर मारते थे, फिर वो कहता था एंटर सेकंड नंबर। अब तो मशीन ने मशीन से कम्युनिकेट करना है, तो मशीन के पास अब कीबोर्ड और हाथ तो है नहीं कि वो हाथ से एंट्री कर सके। तो ऐसी सूरत में एपीआईज बना दी गई जो कि आप मशीन्स को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक रास्ता फराहम कर रही होती है, एक ब्रिज फराहम कर रही होती हैं। तो मशीन जो है, चूंकि एपीआई को सिर्फ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, कोई इनपुट बॉक्स नहीं चाहिए होता, कोई इस तरह की चीज नहीं चाहिए होती, तो अब क्या हो सकता है कि आपकी एक एपीआई है और एक और एपीआई है। तो पहली वाली एपीआई दूसरी वाली एपीआई को कॉल करती है, उसको रिक्वायर्ड पैरामीटर का डाटा देती है, वो उसको रिजल्ट दे देती है। ठीक है ना, ये उसको रिजल्ट को यूज कर लेती है। तो इस तरह से आपके ना आसानी होगी। तो इस तरह से ना इसका कोई पाथ बनता है, यानी कि आपके ना मुख्तलिफ इनपुट्स आती हैं, वो आपकी फिर मतलब ग्रेजुअली उसकी बेस पे आप एपीआई को डिजाइन करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को एनहेंस करते हैं। जब ये तीनों काम हो जाते हैं तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी परफॉर्मेंस और इस तरह के दूसरे मामलात को मॉनिटर करते हैं, और उसके बाद फाइनली उसको डिप्लॉय कर देते हैं जहां पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम जो होते हैं वो उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इसको ना रियल वर्ल्ड में देखना चाहें कि यार एक्चुअली एपीआई क्या होती है, कैसे काम कर रही होती है, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एक पॉइंट होगा, अगर हम सादे अल्फाज में बात करें, जो हमारा पुराने जमाने की कंप्यूटिंग का दौर था उस हवाले से, कि आपके पास एक एंड यूजर होता है जो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा अपने ब्राउजर में या इस तरह पे कहीं पे, ठीक है। वो ब्राउजर एपीआई को कॉल करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। एपीआई उसके बिहाफ पे कोई सर्वर के अंदर कोई बैकएंड सिस्टम चल रहे होंगे, वहां पे जो भी उसने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो परफॉर्म करेगी। परफॉर्म करने के बाद एपीआई को उसका रिजल्ट आएगा और एपीआई आपको रिस्पॉन्स में वो रिजल्ट दे देगी। लेकिन इस वक्त आपके सामने यानी कि जो एंड यूजर बैठा हुआ है, इसके लिए बेटा ये वाली लाइट्स बंद कर दो जरा, फ्रंट वाली, ताकि क्लियर हो जाए। आपके लिए ये आसानी होगी कि अब आपको जो बैकएंड पे जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज है ना, उनसे बच गए। बिकॉज अब आपको नहीं पता कि यार वो एपीआई के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, वो किस तरह से काम कर रही है, वो पीछे एक सर्वर से डाटा लेके आ रही है या 6 सर्वर से डाटा लेके आ रही है। तो आपने सिंपल एक एपीआई आपको प्रोवाइड की गई थी, आपने उससे कम्युनिकेट किया, उसने आपको रिजल्ट दे दिया, आपका काम हो गया। ये वैसे ही है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहां जाके आपके पास एक वेटर आता है और आप उस वेटर को ऑर्डर दे देते हो कि यार मुझे फॉर एग्जाम्पल ये 4 चीजें चाहिए, ठीक है। अब वो वेटर बैकएंड पे किचन में जाता है, वहां किचन में क्या हो रहा है, एक शेफ है, 4 शेफ हैं, आपने स्वीट भी ऑर्डर की है, आपने कोई ड्रिंक भी ऑर्डर की है और आपने कुछ खाने की चीज भी ऑर्डर की है। तो ज़ाहिर है ड्रिंक मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट कोई और होगा, उसने वो फ्रीजर्स में से वो ड्रिंक्स निकालनी है, या अगर आपने कोई फ्रेश जूस अप्लाई मतलब मंगवाया है तो वो फ्रेश जूस बनाने वाला सेक्शन एक अलग काम कर रहा होगा, एक अलग पैटर्न पे, ठीक है। और वो जो आपने फॉर एग्जाम्पल चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी, तो वो बनाने वाला एक और तरीका कार चल रहा होगा, एक अलग प्रोसेस, एक अलग मतलब एक डिपार्टमेंट ऑफ द किचन के पास वो रिक्वेस्ट जा रही होगी कि वो तैयार करे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने साथ स्वीट्स मंगवा ली हैं तो स्वीट्स वाला बिल्कुल अलग चक्कर चल रहा होगा, ठीक है। अगर साथ आपने कोई केक कर लिया है तो केक के लिए जो अलग से वो एक बेकर होते हैं, वो मतलब उनके पास बैक एंड पे वो चली जाएगी। तो किचन के अंदर भी 20 शोबे होंगे, ठीक है, जिनका हम लोगों को एज ए नॉर्मली पता नहीं होता। लेकिन आपके लिए उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपके सामने सिर्फ एक एपीआई वाला बंदा है जिसका नाम है वेटर। आपने जो खाना है आप उसको बता देंगे, अभी उसका काम है कि वो पीछे वो बेकर वाले के पास जाता है, ड्रिंक्स वाले के पास जाता है, XYZ के पास जाता है, ठीक है ना, कुकिंग वाले के पास जाता है, ये उसकी हेडेक है। और बर्तन वाले के पास भी जाता है। आपको पता है यूटेंसिल्स का डिपार्टमेंट एक अलग काम कर रहा होगा, जिसने आपके सामने लाके प्लेट्स रिक्वायरमेंट एज एवरीथिंग वो जो है ना प्लेस करनी है, ये वाली यूटेंसिल्स के हवाले से। तो आपके लिए आसानी होगी कि आपने ये नहीं किया कि पहले आप शेफ के पास गए, उससे कहा यार मुझे ये बना दो, फिर वो बोतलों वाले के पास गए, उससे कहा यार मुझे ये 3 ड्रिंक्स दे दो, फिर उसके बाद बेकर वाले के पास गए कि यार मुझे ये चीजें भी दे दो, और फिर बर्तन वाले को कहा कि यार मुझे 4 बर्तन बना लो। अब आपकी वो 4 बंदों से कम्युनिकेशन खत्म करके एक एपीआई ने आपका सारा काम हैंडल कर लिया, और बैकएंड पे वो कैसे काम करेगी, आपके आपके सर से वो मसला उतर गया, ठीक है। अच्छा, ये उसकी एग्जांपल आ गई ये वाली रेस्टोरेंट वाली भी। इसी तरह से अगर आप किसी वेबसाइट पे जाके कुछ सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल अपने किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हो, और वहां पे आप देखते हो कि अगले सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, तो आपने सिंपल ऊपर सर्च बॉक्स में लिखना होता है फॉर एग्जांपल कोर्स का नाम किसी की, यार ये वाला अगली बार ऑफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बैक एंड पे वो कैसे जा रहा है, डेटाबेस से कनेक्शन बना रहा है नहीं बना रहा, कहाँ से क्या क्यूरी चला के ला रहा है, आपके लिए वो आसानी होगी, ठीक है ना। और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी यूनिवर्सिटी के 4 कैंपस होते,
ठीक है। तो एक फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है, इस तरह से करके दो और जगह पे कैंपस है। तो ऐसी सूरत में अब आप एक कोर्स पढ़ना चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हैं कि कोर्स कहाँ पे ऑफर हो रहा है। तो अब आपने सिंपल वो क्यूरी सर्च बॉक्स में टाइप कर दिया। अब जो उसका काम है वो जाए यहाँ के वाले कोर्सेज वाली डेटाबेसेस से भी कंसल्ट करे, लाहौर वाली के साथ भी कनेक्ट करे एपीआई, वहां से भी कोर्स मंगवा के लाए, और एट द एंड आपको बता दें कि जो आपका रिक्वायर्ड कोर्स है वो फॉर एग्जाम्पल एक लाहौर में ऑफर हो रहा है और फॉर एग्जाम्पल एक चिन्योट में ऑफर हो रहा है, इन दो जगह पे ऑफर हो रहा है। तो आपकी मर्जी, अगर आप कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो इन दो जगहों में से किसी एक कैंपस में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। तो बैक एंड पे जितनी एक्टिविटी होती है वो खत्म होगी। और फिर इसमें जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है ना, उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है जब आप वेदर चेक करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन में, ठीक है। जब वेदर चेक करना चाहते हो तो क्या होता है, आप वेदर की ऐप खोलते हो, वो आपको वेदर दिखा देती है। लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, अब देखो वेदर की 50 ऐप्स हैं, तो सब ने अपने अपने वेदर स्टेशन लगाए हुए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इतने वो वेदर वाला काम सबसे एक्सपेंसिव कामों में से एक काम में आता है, मतलब ये दुनिया में ना। तो उसके लिए कुछ 6-8 ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, जो ये पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर मुख्तलिफ एरियाज के वेदर्स को कंट्रोल, मतलब का डाटा और सेंसर्स को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने एपीआईज बनाई होती हैं, ठीक है। और जो कंपनियां उनसे सर्विस लेती हैं वो उनको कुछ मतलब कनेक्टिविटी दे देती हैं और कहती हैं कि आप हमें ना फॉर एग्जाम्पल जिप कोड भेजोगे तो हम आपको उस जिप कोड की जो लोकेशन है उसका एड्रेस दे देंगे। मतलब अपनी मुझे लोकेशन भेजो कि मुझे रावलपिंडी का बता दो, तो आपको जवाब में रावलपिंडी का जो वेदर है उसकी डिटेल वापस रिप्लाई कर देंगी। न्यूयॉर्क का दोगे तो न्यूयॉर्क की डिटेल आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आपने वेदर सेलेक्ट करना है, तो अब आपके कंप्यूटर में या आपके फोन में क्या होता होगा, सबसे पहले वो आपका फोन जो है ना गूगल मैप की एपीआई को क्रैक करता है और देखता है कि आप इस वक्त हैं किस लोकेशन पे, ठीक है। तो पहली एपीआई कॉल जाती है आपकी लोकेशन वाली एपी, मतलब उसको कॉल, ठीक है, एपीआई को। तो वहां से पता चलता है कि यार आप इस वक्त रावलपिंडी के किसी पॉइंट पे बैठे हैं, ठीक है। वो फिर वहां से रावलपिंडी का कोड उठाता है और उस एपीआई को कॉल करता है जिसने उसको वेदर का डाटा देना होता है। तो उस एपीआई को जब लोकेशन का कोड मिलता है तो वो आपको जवाब में उस एरिया का, जो रावलपिंडी होगा, उसका वेदर की डिटेल दे देती है। वो आपकी एप्लीकेशन जो है आपके सामने डिस्प्ले कर देती है। तो इसका मतलब है आपकी सिर्फ वेदर चेक करने के अंदर दो कॉल्स जा रही होती है, पहली लोकेशन वाली एपीआई को जिससे आपकी लोकेशन करंट डिटरमिन होती है, और देन उसकी बेस पे वेदर। तो इसी तरह अगर आप यहाँ से मूव करके लाहौर चले जाते हैं, तो जो ही वो आप ऐप खोलेंगे वो जाहिर है पहले लोकेशन की एपीआई को कॉल करेगी। तो वो देखेगी इस वक्त आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तो वो लाहौर का कोड आगे उसको भिजवाएगी जिसने उसको वेदर का डाटा देना है एपीआई को। वो फिर जब आपको लाहौर का डाटा देगी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं चूंकि इस वक्त लाहौर में बैठा हूँ तो मुझे जो करंट वेदर मिल रहा है वो लाहौर के हिसाब से मिल रहा है। तो इसका मल्टीपल एस्पेक्ट्स में आपकी एपीआई इस तरह से बैकएंड पे यूज हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम ले, अच्छा, तो बेसिकली आपको ना आसानी हो जाती है डेवलपर्स को जब आप ये प्रोग्राम्स बना रहे होते हो थ्रू एपीआई। और वो क्या आसानियां होती हैं, क्या फवाइद होते हैं, वो हम देखते हैं अगली स्लाइड में। तो हमें एफिशिएंसी मिलती है सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर बनाने में। फ्लेक्सिबल डिलीवरी ऑफ सर्विस का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, क्यों? क्योंकि जाहिर है कि आप एक ही चीज़ को रीयूटिलाइज कंपोनेंट बेस पे कर रहे हो, तो अगर आपने एक प्रोग्राम में एक फंक्शनैलिटी एक बार अचीव कर ली तो आप वो मल्टीपल जगह पे वही फंक्शनैलिटी यूज कर रहे होगे, तो आपको थोड़ा सा डिलीवरी के अंदर आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन के हवाले से आपको बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होके एक कंबाइंड फॉर्म में काम करना शुरू कर देते हैं। अब आपने कैलकुलेटर बनाना है, आपने एक बार कोड कर दिया, तो अब आप जितने भी सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो आपने उस कैलकुलेटर के अंदर एपीआई बनाई होंगी कि एक ऐड की एपीआई होगी, एक डिलीट की, सब्ट्रैक्ट की होगी, एक मल्टीप्लाई की होगी। तो जहां पे आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप रेलेवेंट एपीआई के उस एंड पॉइंट को कॉल करोगे। अगर आपने दो वैल्यूज ऐड करवानी है तो ऐड वाले एंड पॉइंट को कॉल करके उसको दो वैल्यू दोगे, आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई वाले को करवा दोगे। जितने भी सॉफ्टवेयर जिनमें ऐसी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी उसी एक ही बनी हुई एपीआई को यूटिलाइज करते रहेंगे आइंदा जाके, ठीक है। ऑटोमेशन हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले बताया कि आपके मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन या प्रोग्राम टू प्रोग्राम कम्युनिकेशन जो है वो एपीआई के थ्रू पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने कोई नई फंक्शनैलिटी डालनी है तो आपको उसके लिए सिंपल उस एक एपीआई के अंदर जाके नई फंक्शनैलिटी का कोड ऐड करना पड़ेगा। अगली बार से जितने भी आपके लिंक प्रोग्राम है वो जब उस एपीआई को कॉल करेंगे तो आपको नई फंक्शनैलिटी मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट हो रहे होते हैं। फिर
इनका काम जो है बड़ा स्टेप्स में चल रहा होता है। एक्सटेंडेड स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, एपीआई का जो कोड है उसको प्रोसेस करेगा, उसके मुताबिक उसका रिस्पॉन्स बनाया जाएगा अकॉर्डिंगली, और वो आपके एंड यूजर को या जो रिक्वेस्टर है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो सारी एपीआई इसी पैटर्न के ऊपर काम कर रही होती है। और 99% ऑफ द टाइम वो CRUD ऑपरेशंस के ऊपर एक्टिविटी कर रही होती है। CRUD ऑपरेशन क्या होते हैं? क्रिएट, रीड, अपडेट या डिलीट। ठीक है, तो नॉर्मली जो भी आप उनको डाटा प्रोवाइड करेंगे उसके बिहाइंड कोई ना कोई चीज वो या तो क्रिएट कर रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर डेटाबेस है, तो मैं अगर ऐड यूजर की एपीआई को कॉल करता हूँ और उसको डाटा देता हूँ, तो पीछे वो एक यूजर ऐड कर देगी बैकएंड पे डेटाबेस में। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मुझे दिखाओ यार कितने यूजर या कितने स्टूडेंट है जो इस क्लास में एनरोल है, तो मैं उसको क्लास का कोड दूंगा, इस सब्जेक्ट का कोड दूंगा, तो वो मुझे रीड करके वहां डेटाबेस से दिखा देगी कि इस क्लास में ये स्टूडेंट्स एनरोल हैं। ठीक है, इस तरह मैंने भी अटेंडेंस लगाई है। तो अटेंडेंस की एग्जांपल के ऊपर अगर हम उसको मैप कर लें, तो बेसिकली सबसे पहले मैं रीड करवाऊंगा। जब मैंने अटेंडेंस का पैटर्न खोला तो उससे रीड किया कि इस क्लास के जितने बच्चे हैं उन सबकी लिस्ट मेरे सामने ले आओ, तो मेरे सामने लिस्ट आ गई। ठीक है, अब मैं जूं जूं अटेंडेंस लगाता जा रहा हूं, तो वो उसका रिकॉर्ड क्रिएट होता जा रहा है कि आपके अगेंस्ट एक एक एंट्री होती जा रही है अटेंडेंस की। ठीक है, तो क्रिएट वाला ऑपरेशन हो रहा है। फिर सपोज अगर मैंने भी अटेंडेंस बंद कर दी है, और आमतौर पे ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में एक बच्चा अभी आ जाता है और कहता है सर सॉरी मैं मिस कर गया था, अटेंडेंस के बाद में पहुंचूं, तो काइंडली मेरी अटेंडेंस दोबारा मार्क कर दें। तो मैं उसके लिए जब दोबारा से अटेंडेंस खोल के उसकी जो एब्सेंट लगी हुई है उसको मैं चेंज करके प्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये अपडेट वाला ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है ना, और डिलीट के केस का आपको पता ही है कि अगर कोई रिकॉर्ड गलती से ऐड हो गया तो उसको डिलीट करना चाहें, तो ये काम हो रहे होते हैं। फिर जो हमारी एपीआईज होती हैं इसके काम करने के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है पब्लिक, कि ऐसी एपीआईज जो पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे गूगल मैप की एपीआई है, तो अगर आप भी यूज करना चाहें अपने किसी सॉफ्टवेयर में, तो आप गूगल मैप की एपीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए। फिर कुछ एपीआई होती है जो पार्टनर्स के अंदर अवेलेबल होती हैं, जैसे गूगल मैप की जो राउटिंग की सर्विसेज हैं या राउटिंग की जो एपीआईज है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ उनके पार्टनर्स को या वो लोग जो उनसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके लिए अवेलेबल होगी। ठीक है ना, जिसमें वो दो पॉइंट्स दे दें कि जी ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है, तो वो उसको प्रॉपर राउट बना के दे दे कि आप इस राउट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ एपीआई बिल्कुल ही प्राइवेट होती हैं जो कंपनी अपने अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक बैंकिंग का एक बैंक है और उसने कोई अपनी एपीआईज बनाई हैं जो उसके बैंक के काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो उन्होंने उन एपीआईज को प्राइवेट रखा है। हर बंदा उन एपीआईज को यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ जो बैंक के सॉफ्टवेयर है, उसी बैंक के अपने सॉफ्टवेयर हैं, वही उसको यूज कर रहे होंगे एपीआईज, तो ये प्राइवेट के केस में आ जाती हैं। ठीक है, तो पब्लिक, पार्टनर, प्राइवेट, ये उसी तरह का कंसेप्ट है जैसे आप ऊप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, वो जो उसके डिफाइन करते थे कि ये आपका वेरिएबल पब्लिक है या प्राइवेट है। ठीक है ना, तो उसी तरह से आपकी एग्जैक्टली एपीआई का भी यही हिसाब किताब चल रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर वैसे जो बाहिर मशहूर तरीन एस्पेक्ट्स ऑफ द एपीआई, आर्किटेक्चर ऑफ द एपीआई है, वो ये दो हैं, एक रेस्ट और एक सॉप। सॉप इनिशियली था, शुरू के अंदर चल रहा होता था, बड़ा रिजिड किस्म का था, स्टैंडर्ड के अंदर रहते हुए काम कर रहा होता था, उसमें आप इधर उधर की कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकते थे। जो डिजाइन के अंदर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया वही चीज आपको मिल रही होती थी। ठीक है, और इसके अंदर आप एस एम टी पी, एच टी टी पी की पोस्ट या एम क्यू टी टी वगैरह के डिफरेंट एस्पेक्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करवा सकते थे, डाटा लेना और डाटा लेना, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर सॉप के रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि सॉप बिल्कुल पहला वर्जन था, शुरू शुरू का था एपीआई के डेवलपमेंट में, तो वो काफी रिजिड सा था। फिर ग्रेजुअली ये एडवांसमेंट आती चली गई, तो रेस्ट एक एपीआई आना शुरू हुई। ठीक है, अच्छा, रेस्ट थी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता था कि इसके अंदर सबसे अच्छा उन्होंने काम ये किया, उन्होंने कहा एचटीटीपी पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, तो जो एचटीटीपी के मेथड्स होते हैं ना, गेट, पोस्ट और इस तरह से पुट, इन सबको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो स्टैंडर्ड उनका यार एचटीटीपी हर जगह यूज हो रहा है, तो व्हाई नॉट कि हम उसी को इस्तेमाल करें और उसी की बेस पे रेस्ट को इवॉल्व करें। तो ये उन स्टैंडर्ड्स को यूज कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, सिर्फ यहां तक बात रुकी नहीं, बात आगे चलती रही। तो एक्चुअली जो हमारी हिस्ट्री है ना वो ये वाली है एपीआई की। ठीक है, इसमें सबसे पहले सॉप आया जो कि 1990 के एंड में तकरीबन ये सॉप वाला काम इजाद हुआ, जब एपीआई के ऊपर एक्चुअली काम शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा, ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा था और ये एक्सएमएल फॉर्मेट में अपना डाटा ट्रांसफर करता था। देन फिर ग्रेजुअली 2000 में जो सॉप की लिमिटेशन थी उनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने रेस्ट इजाद किया। ये जेसन, एक्सएमएल और मैनी अदर फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है डाटा ट्रांसफर के लिए। ठीक है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए। और इसके अंदर ये था कि डाटा फॉर्मेटिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी। फिर जेसन आरपीसी आया, तो जेसन एक फॉर्मेट था वो इस्टेब्लिश हो चुका था,
तो चूंकि जैसन एक अच्छा मतलब एस्पेक्ट था, एक अच्छे तरीके से डाटा को हैंडल कर लेता था मल्टीपल तरह के, उसके अंदर वो इनहेरिटेंस की अवेलेबिलिटी है, तो आप एक डाटा के अंदर मल्टीपल जेसन के सब स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो उसकी वजह से जेसन आरपीसी आना शुरू हो गई। फिर गूगल ने उसको देखते हुए जीआरपीसी अपने इंटरनल प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया था, खुद वो लोग यूज कर रहे होते थे गूगल वाले अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ग्रेजुअली उन्होंने 2015 में जीआरपीसी के नाम से अपनी ये सर्विस एक तरह की उन्होंने ओपन सोर्स कर दी, कि अब आपका ये जो जीआरपीसी का जो स्टैंडर्ड है, या उसका जो एक फॉर्मेट है, वो आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अपने पास इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन जो उसके अंदर लेटेस्ट इवॉल्वमेंट हुई वो थी ग्राफ क्यूएल की। ठीक है, ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज। जीक्यूएल से पहले पहले क्या होता था कि यार सर्विस प्रोवाइडर ने जो डिजाइन फिक्स कर दिया, आपको वही डिजाइन वही डाटा मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि यार मेरी एपीआई को कॉल करो, तो आपको मैं स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, एज, क्लास और होम एड्रेस और फोन नंबर, ये 6 चीजें प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। अब सपोज मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है, तो मुझे आपके घर का एड्रेस और फोन नंबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका नाम और रोल नंबर चाहिए ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर सकूं। बट ग्राफ क्यूएल से पहले पहले डिजाइनर ने जो बना दिया, पहले वो ये तो नहीं करते थे ना कि यार एक बनाए जो सिर्फ स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर रिटर्न करे, एक बनाए जो एड्रेस और रोल नंबर रिटर्न करे, एक बनाए जो फोन नंबर, एड्रेस और नाम और रोल नंबर रिटर्न करे। तो क्या करते थे कि वो ज्यादा चीजों को कंबाइन करके एक क्यूरी बना देते थे, कहते थे यार मैं आपको पूरा डाटा भिजवा दूंगा स्टूडेंट का। अब आपने जहां जैसे यूज करना है, अगर आपने उनको रिजल्ट कार्ड घर में भेजने हैं, तो आप उनका एड्रेस और फोन नंबर वगैरह यूज कर लीजिएगा। अगर आपने सिर्फ अटेंडेंस मार्क करनी है, तो मैं आपको उनका पूरा ये 6 की 6 फील्ड का डाटा दे दूंगा, और आप उसमें से सिर्फ 2 काम की चीजें उठा लीजिएगा, बाकियों को मत प्रोसेस करें आगे। लेकिन जो फिक्स डिजाइन होता था एपीआई डिजाइनर की तरफ से, वही वाला आपको रिप्लाई के तौर पे एपीआई से मिल रहा होता था। लेकिन ग्राफ क्यूएल ने आपको ये फैसिलिटी दी कि आप इवन डिजाइनर ने 6 फील्ड्स दे दी हैं, लेकिन अगर आपको 2 फील्ड्स चाहिए ना, तो ग्राफ क्यूएल के अंदर आप उस एपीआई को कह सकते हैं कि यार मुझे तुमने सिर्फ 2 फील्ड्स का डाटा देना है। तो वो आपको सिर्फ 2 फील्ड्स का डाटा देगा जो कि आप यूज कर लोगे। तो इससे फायदा ये हुआ कि आपकी कम्युनिकेशन का ओवरलोड, आपकी प्रोसेसिंग का ओवरलोड काफी कम हो गया ना। ठीक है, अब आपको 6 फील्ड्स की जगह सिर्फ 2 फील्ड्स की चाहिए थी, तो ग्राफ क्यूएल से पहले पहले क्या होता था कि आपको 6 के 6 ही फील्ड्स मंगवानी पड़ती थी, उसमें से आप खुद ही उन बाकी 4 गैर जरूरी फील्ड को डिस्कार्ड कर देते थे। लेकिन ग्राफ क्यूएल ने आपको ये फैसिलिटी दे दी कि जब आप एपीआई को कॉल भेजें, तो आप उसमें से अगर कम फील्ड्स आ रहे हैं, तो आप उसको बता दें यार मुझे सिर्फ कम फील्ड का डाटा भेजो, तो आपको डाटा ही सिर्फ 2 फील्ड्स का भेजेगा जो आपको चाहिए। तो आप देखें ना, पहले अगर आपको 1 MB का डाटा रिस्पॉन्स में आ रहा था, अब आपको सिर्फ 400 किलोबाइट का डाटा आएगा, बिकॉज अब आपने उससे कहा मुझे 2 फील्ड भेजो। ठीक है। और मजे की बात ये कि जो ग्राफ क्यूएल है, ये बेसिकली फेसबुक का इंटरनल प्रोजेक्ट था। तो ये फेसबुक के अंदर ये क्यूरीज यूज हो रही होती है, जो फेसबुक की इंटरनल आईपी एपीआई थी। ठीक। 2015 के बाद इन्होंने इसको पब्लिक कर दिया कि यार हम लोग तो ये यूज करते हैं ग्राफ क्यूएल का ये वाला स्ट्रक्चर, इससे हमें बड़ा बेनिफिट होता है, हमारा वो जो करोड़ों लोगों का आपस में इंटरेक्शन चल रहा होता है, वो हमारा सारे का सारा ग्राफ क्यूएल की बेस पे चल रहा था। तो हम इसको पब्लिक कर रहे हैं फॉर नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पब्लिक के लिए, कि वो भी अगर ये स्ट्रक्चर अपने सॉफ्टवेयर में यूज करना चाहें तो कर लें। और तीसरी थ्रिफ्ट आ रही है, ये भी एक फेसबुक का साइड प्रोजेक्ट था, लेकिन ये अपाची के साथ मिलकर चल रहा था। तो ये 2007 में इनिशिएट हुआ था, और ये जेसन के साथ साथ बाइनरी को भी सपोर्ट करता है। बाइनरी डेटा आपको पता है ना, कि वो मतलब जो मशीन का डाटा या कोडिंग जो दूसरे वाली जो होती है वो वाला। तो ग्राफ क्यूएल सिर्फ जेसन डाटा, टेक्स्ट डाटा के ऊपर सपोर्ट देती है। लेकिन अगर आपके काम में कोई इस तरह की चीज हो कि आपने कोई बाइनरी डाटा भी ट्रांसफर करवाना है, जिस तरह सेंसर्स की कुछ आउटपुट आ रही होती है, तो वहां पे फिर आप थ्रिफ्ट यूज कर रहे हैं। तो अभी तक जो होल्ड है इस वक्त दुनिया में, वो रेस्ट एपीआई का है। ठीक है, 83% से ज्यादा जो एपीआई है वो भी इस वक्त आजकल के दौर में रेस्ट बेस्ड है। लेकिन ग्राफ क्यूएल और थ्रिफ्ट दोनों बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है। थ्रिफ्ट जो है वो जरा मशीन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन वाली साइड है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन का जो सेटअप है, वो जो ऑटोमेटिक कार चल रही होती हैं, ठीक है, इस तरह की जो कम्युनिकेशन है जिनमें मशीन सेंसर इस तरह के डाटा पास ऑन हो रहे हैं, वहां पे थ्रिफ्ट ज्यादा यूज हो रहा है। और वैसे बाकी ओवरऑल जो है ना जगह, वो ग्राफ क्यूएल लेती जा रही है। ठीक है। अब हम देखते हैं जरा अटैक्स। तो हमने पिछले वाले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ओएस के टॉप 10 और ओएस के ये सारे मामला जो है ना ये चल रहे होते हैं। सही है ना। अच्छा, ओएस में चूंकि एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा तेजी से होती जा रही है, ठीक है, तो ओएस वालों ने जैसे सॉफ्टवेयर के लिए अपने टॉप 10 निकाले हुए अलग से,
तो एपीआई के लिए इनका अलग सेक्शन है जो एपीआई के हवाले से, टैक्स के हवाले से टॉप 10 प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको जो स्टैंडर्ड टॉप 10 मिलेंगे वो आपके वेब एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से टॉप 10 मिलते हैं। लेकिन आप उन्हें कहें कि नहीं मुझे एपीआई के टॉप 10 बताओ, एपीआई की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज कौन सी, तो आपको अलग से वो सेक्शन देंगे जिसमें आपको ये 10 एपीआईज को फोकस करते हुए जो वल्नरेबिलिटीज है ना वो सामने नजर आ रही होंगी। तो क्योंकि आने वाला दौर एपीआई बेस्ड है, और आप लोग जब यहाँ से पास आउट होंगे तो ग्रेजुअली आप जिस एनवायरनमेंट में जाएंगे वहां पे एपीआई बेस्ड डेवलपमेंट ही चल रही होगी, जितने भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। तो उसके हवाले से आपको भी फिर जाहिर है एपीआई बेस्ड डेवलपमेंट ही करनी पड़ेगी। और जब आप एपीआई बेस्ड डेवलपमेंट वाली साइट के ऊपर जाते हो तो आपको फिर इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया होगा। तो अगर आप प्रोग्रामिंग करते हुए अपनी एपीआई की इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल कर लोगे तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो डिजाइन टाइम से ही सिक्योर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आ रही होती हैं। तो ये 2019 के टॉप 10 थे। फिर 2023 के रिलीज कैंडिडेट में ये वाली टॉप 10 की लिस्ट चेंज होगी। टॉप 10 चेंज होते रहते हैं ना ग्रेजुअली, ठीक है। पिछले साल में जब उनकी रिलीज आती है उससे लेके पिछली रिलीज तक के दरमियान में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज का डाटा जिस हिसाब से आ रहा होता है कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट हुई हुई होती है उनको वो टॉप 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे इस तरह ले आते हैं ना तरतीब से। आप इसमें देखो ये ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल अथराइजेशन बोला, कि बोला तीनों के अंदर टॉप कर रही है सबसे ज्यादा, यही वाली एक्टिविटी, यही वाली वल्नरेबिलिटीज में एक्सप्लॉइट हो रही होती है, ठीक है। तो उसमें बड़ा कम चेंज आता है। जो टॉप 10 है नॉर्मली इसकी एपीआई के हवाले से वो सेम ही चल रही हैं। सवाई थोड़ी सी चेंजेस है, वो भी जो चेंजेस है उन्होंने ये किया था कि दो वल्नरेबिलिटीज को मर्ज करके एक में डाल दिया था, जिस तरह मास असाइनमेंट है और एक और थी इम्प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट आई थिंक, नहीं एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर। तो इन दोनों को उन्होंने मिला के यानी कि 2019 के 3 नंबर वाली और 7 नंबर वाली को या 6 नंबर वाली को मिलाकर उन्होंने एक बना दिया था 2023 में। इसकी वजह से चेंज आई है, अदरवाइज बाकी तकरीबन सेम ही है। तो हम इनको ना जस्ट एक छोटा छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि किस किस तरह से ये हर एक वल्नरेबिलिटी काम कर रही होती है और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमारा मकसद तो यही है जानने का कि यार हमने कल कल को जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है तो हम मतलब किस तरह से इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बोला हैपन कैसे होती है, अंदर तस्वीर की तरफ जाते हैं। टेक्स्ट आप जो है ना फिर आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक ये थी एपीआई। एपीआई के अंदर ना कुछ यूआरएल होते हैं जिसकी बेस पे वो आपको ना डाटा देती हैं। तो आपने गेट की रिक्वेस्ट भेजी एपीआई को, यूजर के अंदर कोई सेंसिटिव इन्फो थी, तो अगर वो कोई वेरीफाइड यूजर था उसको वो मिल जानी चाहिए थी, मतलब वो इसको कॉल करता उसको कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वापस मिल जाती, ठीक है। अच्छा, हैकर ने फॉर एग्जांपल मैन इन द मिडल अटैक किया, उसने आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर देखा, उसने इसको ना यहाँ से ये देख लिया कि अच्छा ये रिक्वेस्ट ये वाला भिजवा रहा है और आगे से कोई डाटा मिल रहा है। उसने कहा अच्छा अभी ये इसमें इसने ना एपीआई में यूजर्स का वर्ड यूज किया है, तो मैं जरा फजिंग करके देखता हूँ कि यहाँ पे और क्या चीज आ सकती है। तो सपोज उसने फजिंग करते हुए यहाँ पे चेंज किया, रिक्वेस्ट में एडमन डाल के भेजा, ठीक है। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट लेवल अथेंटिकेशन इंप्लीमेंट नहीं हुई भी, आपने नहीं की भी, तो क्या होगा कि चूंकि वो ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर अथेंटिकेशन नहीं कर रहा, वो वेरीफाई नहीं कर रहा कि यार ये बंदा एडमिन से लॉगिन है भी कि नहीं है, ठीक है। तो उसने फजिंग के थ्रू ये यूआरएल आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर मैंने एडमिन लेवल की सेंसिटिव इन्फो लेनी हो तो मैं उस एपीआई को एडमिन का ये वर्ड या जो भी उससे यूआरएल डिजाइन किया हुआ है अपने स्ट्रक्चर में वो डाल के भेजूंगा, तो वो उसको अनवेरिफाइड यूजर को जो भी ऑल्दो एडमिन नहीं है उसको भी इस तरह की इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी। ये क्या है? ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इस मसले से बोला से अपने आप को सेव करना है तो आपने ये उसकी एग्जांपल दी हुई है कि यार आपके जो यूजर 1 की पब्लिकेशन है वो इस तरह से पड़ी हुई है, यूजर 2 की पब्लिकेशन इस तरह से है, लेकिन आपकी पैटर्न जो एपीआई का था वो ये वाला था कि आप गेट की रिक्वेस्ट भिजवाते हो, एचटीटीपी की गेट रिक्वेस्ट भिजवाते हो पोस्ट और आगे उसके अंदर 1 डाल के भेजते हो, 2 डाल के भेजते हो, 3 डाल के भेजते हो, तो आपकी एपीआई आपको रिटर्न करती चली जाती है, उसमें ऑथेंटिकेट नहीं करती। तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 10 और 8 ये पोस्ट यूजर 1 ने की थी, लेकिन यूजर 1 अपनी रिक्वेस्ट के अंदर 11 डाल के भेजे तो उसको भी डाटा मिल जाएगा। क्यों? कि वो ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर ऑथेंटिकेशन आपकी एपीआई नहीं करवा रही होगी, तो वो ये देखेगी नहीं कि यार ये 11 नंबर तो यूजर 2 की पोस्ट है, अभी तो लॉगिन यूजर 1 ने किया हुआ है, तो वो उसको सिंपल उस एपीआई की बेस पे भिजवा देगी। अब होता क्या है कि ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्राउजर के मेन्यू में क्लिक करना है और क्लिक 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 करने हैं उनके लिए तो ठीक होती हैं,
कि आपने ऑब्जेक्ट लेवल पे ऑथेंटिकेशन ना भी लगाई हो तो उनको तो वो पोस्टें, मतलब आप लॉगिन करेंगे तो आपको तो अपनी ईमेल नजर आएगी ना, दूसरे बंदे की ईमेल ही नजर नहीं आएगी, आपको उस ईमेल का ये वाला आईडी ही पता नहीं होगा, तो आप क्लिक करके उस पर ले भी नहीं सकोगे, ठीक है। लेकिन हमारी तरह के बंदे या जो मलिशियस हैकर्स होते हैं, वो तो सिंपल उसका राइट क्लिक करके उसका वो खोल लेंगे सोर्स कोड, वहां से चीजें एनालाइज करना शुरू कर देंगे, या बर्फ स्ट्रीट टाइप की कोई प्रॉक्सी लगा के जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आ रही है वहीं पे उस लेवल के ऊपर चेक डालना शुरू कर देंगे। तो उनके सामने तो ये वाली सारी क्यूरीज सामने नजर आ रही होंगी। अब आप यहाँ जब जीमेल पे क्लिक करते हो तो आपको ऐसा यूआरएल तो नजर नहीं आता कि इसने कौन सा वाला यूआरएल कॉल किया है, बट जिस बंदे ने बर्फ स्ट्रीट में उस डाटा को खोला हुआ है उसको सामने सारी गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट नजर आ रही होंगी, तो वो वहां से, अब एक सादा प्रोग्रामर है उसके जहन में ये वाली बात होगी नहीं, तो वो तो सिंपल डिजाइन करेगा कि यार ठीक है, चूंकि मेन्यू में यूजर को किसी और की पोस्ट का लिंक नजर नहीं आ रहा तो वो क्लिक भी नहीं कर सकेगा, खोल भी नहीं सकेगा। लेकिन इस चीज को सामने रखने के बाद आपके लिए लाजमी है कि जब भी आप अपना कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करें तो ये ना सोचें कि अगला बंदा सिर्फ मेन्यू के ऊपर या बटन्स पे क्लिक करके आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होगा, उसके सामने ये सारी रिक्वेस्ट बिल्कुल ओपनली जा रही होंगी अगर उसने उसको बर्फ स्विट के अंदर प्रॉक्सी के थ्रू ट्रावर्स किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने इसके ऊपर चेक लगाना है कि जब कोई यूजर पोस्ट वन की रिक्वेस्ट गेट के अंदर भेजता है तो आप चेक करें कि क्या ये यूजर वन लॉग इन हुआ है और उसने ये रिक्वेस्ट भेजी है, किसी और ने भेजी है। तो अगर वो यूजर वन ने भेजी है और ये उसी की पोस्ट है फिर तो आप ठीक है जाने दें, अदरवाइज आप उसको डिनाई कर दें कि यार दिस पोस्ट डजंट बिलोंग टू यू, तो आप इस पोस्ट को ब्राउज नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसके बारे में ये वाली सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट आईडीज वगैरह जो है ना, नॉर्मली 1 2 3 4 ABCD या गैसेबल किस्म की चीजें रख देते हैं। तो आप सबसे पहले तो उसको तोड़, इसके जो तोड़ हो सकते हैं इस ऑब्जेक्ट लेवल ऑथेंटिकेशन को ना, अ, वो आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले तो ये करें कि आप ना अथराइजेशन मैकेनिज्म डाल दें कि यार जब भी कोई यूजर कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट, कोई डाटा की रिक्वेस्ट करता है तो एपीआई पहले ऑथेंटिकेट करे कि यार ये बंदा लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, और अथराइजेशन ऑथेंटिकेशन हुई है कि नहीं हुई, और अगर ऑथेंटिकेशन हुई है तो क्या इस वाली पोस्ट या इस वाले डाटा के लिए जिसके लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है ये अथराइज है कि नहीं। तो ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन आपकी एपीआई में इंप्लीमेंट होनी चाहिए। उसके बाद ये वही वाली बात लिखी हुई है। उसके बाद आपकी जो आईडीज होती हैं उसके लिए आप रैंडम या अनप्रिडिक्टेबल वैल्यूज या जीयूआईडी जो है ना यूज करें, बजाय 1 2 3 4 5 6 यूज करने के, बिकॉज 1 2 3 4 में सबको पता है कि यार वन आ रहा है तो वो टू डाल के भेजेगा, थ्री डाल के भेजेगा, तो उसको पता होगा। लेकिन अगर आपकी कोई 32 कैरेक्टर की एक रैंडम सी स्ट्रिंग आ रही है, अब उसको नहीं पता होगा कि यार इससे अगले वाले को क्या आईडी साइन हुई होगी, क्योंकि 32 में से कोई एक दो कैरेक्टर चेंज हुए होंगे, तो वो गैस करना यूजर के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अगर आपकी गलती से अगर ये अथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म नहीं भी लगा हुआ तब भी उस यूजर को आईडी गेस करने में मसला होगा, वो एक्चुअल आईडी गेस करना उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका 32 कैरेक्टर का आईडी आ रहा है फिर वो गेस करना मुश्किल होगा। अगर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है तो मुझे भी पता है कि यार इसका अगला 6 होगा, फिर आगे 7 होगा, फिर अगला 8 होगा, तो मैं आराम से रिक्वेस्ट फजर में डाल के उसको चेक करता रहूंगा, जिस इसके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट 200 कोड मुझे मिल रहा होगा, इसका मतलब है कि यार ये वाला डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो वाली रिक्वेस्ट में उठा लूंगा। जीयूआईडी होती है, जनरल यूआईडीज होती है। यूआईडी का कंसेप्ट होता है कि आपके ना ये 32 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। तो आप यूं समझ लो कि है, हाँ एक डेटा टाइप है ये आपके एसक्यूएल और इन चीजों में ना, जब आप नॉर्मली जो आपकी प्राइमरी की होती है ना वो आप इंटीजर रखने के बजाय जीयूआईडी में रख लेते हो, क्योंकि अब तो हमारे पास स्टोरेज का इशू रहा नहीं है। तो अक्सर जो अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, अच्छी जो एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई होती हैं, उसमें आपको ये जीयूआईडी टाइप मिल रही होगी प्राइमरी की, ठीक है। अच्छा, फिर आती आती है ब्रोकर ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जांपल आपने वीक पासवर्ड अलाउ किए हुए थे, या आपका जो टोकन है, जो बेसिकली एपीआई की कॉल के लिए जो टोकन जा रहा होता है वो आपका स्ट्रांग नहीं था, तो जैसे आपका वीक पासवर्ड है वो आपने एबीसी 1 2 3 4 रखा है, तो कोई बंदा गैस कर लेगा या थोड़ा सा ब्रूट फोर्स करेगा तो उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो, जब उसको आपका पासवर्ड मिल गया तो फिर तो ऑथेंटिकेटेड यूजर हो गया ना। फिर जितनी अथराइजेशन थी वो आपने अथराइजेशन ऑथेंटिकेशन पिछले वाले स्टेप की अगेंस्ट लगाई भी है, लेकिन आपका पासवर्ड ही सिक्योर नहीं था, तो उसको जब आपका पासवर्ड गैस हो गया तो उसने तो आराम से आपके नाम से लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद उससे सारी एक्टिविटी कर लेनी है। तो टोकन वैलिडेशन, अब इसमें चार प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या क्या आपका पासवर्ड वीक था, या अगर आप ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन टोकन कर रहे हैं, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड चलता है जहां पे ह्यूमन ने एपीआई से इंटरेक्ट करना हो, और टोकन चलते हैं जहां पे मशीन ने मशीन से कम्युनिकेट करना हो, ठीक है, वहां पे हम टोकन साइन कर देते हैं। तो अगर वीक टोकन था, गैसेबल टोकन था, या वीक पासवर्ड था, गैसेबल या ब्रूट फोर्सेबल पासवर्ड था, दोनों सूरतों में वो बंदा ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा और अथराइज भी हो जाएगा, तो आपका डाटा चुरा लेगा।
अगर आपके दोनों चीजें स्ट्रांग थी, आपने जब उसकी वैलिडेशन कर रहे थे वो ठीक नहीं थी, यानी कि जो यूजर नेम पासवर्ड मांग के वेरीफाई करने का जो मेथड था वो आपने अच्छा इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ था, तो वो करेगा क्या कि वो उस मेथड को बाईपास कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें एसक्यूएल अटैक पॉसिबल था तो उसने क्या करना है, वो ए इज इक्वल टू ए वाली क्यूरी लगा के वो ऑथेंटिकेशन को सीधा ही बाईपास करके चला जाएगा, भले आपने जितने मर्जी स्ट्रांग पासवर्ड क्यों ना रखे हुए, ठीक है ना, उसने तो बेसिकली मैकेनिज्म को ही बाईपास कर दिया। और आपने रेट लिमिटिंग ऑन द लॉगिन एंड पॉइंट नहीं लगाया। ऐसा क्या मतलब है कि अगर एक बंदे को यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता और वो ब्रूट फोर्स लगाता है, तो आपके वहां पे रेट लिमिटिंग लगी होनी चाहिए कि यार अगर 5 बार या 10 बार कोई बंदा गलत पासवर्ड देता है तो उसको 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दो। अगर वो नहीं करेंगे तो इवेंचुअली उसे ब्रूट फोर्स लगाना है, तो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी होगा तो वो 1 घंटे 2 घंटे 10 दिन के बाद ब्रेक हो ही जाना है, ठीक है ना। तो अगर आपने रेट लिमिटिंग लगाई है तो यूं ही 5 या 10 पासवर्ड आपके गलत जाएंगे, वो आपके अकाउंट को लॉक कर देगा, तो उसके बाद फिर आपका ब्रूट फोर्स पूरा जो अटैक होता है वो फर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसी का वो तरीका लिखा हुआ है कि यार ये आपका जो मलिशियस एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं से या तो स्टोलन या परचेज क्रेडेंशियल आपके ले लेते हैं, यानी कि आपकी कहीं पे डाटा लीक हुआ था, उसमें आपके यूजर नेम पासवर्ड ये वाला डाटा भी था, वो उसको कहीं से डार्क वेब से मिल गया, तो अब या तो वो उस कनेक्शन को, उस अकाउंट और पासवर्ड को यूज करते हुए आपकी एपीआई में लॉगिन करके रिक्वेस्ट भेज देगा, वरना वो बॉटनेट की बेस पे आप पे मुख्तलिफ तरह के ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च कर देगा, और वहां से वो आपके सिस्टम के ये जो ऑथेंटिकेशन है उसको कंप्रोमाइज कर सकेगा। या दूसरी सूरत में वही वाली बात है कि वो आपके जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, कि वो जो आपकी JWT की ऑथेंटिकेशन हो रही है अगर वो वीक है, ठीक है, तो उसके अंदर मिलिशियस चीजें डाल के वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा लेगा, और ऑथेंटिकेट करवाने के बाद आपके डाटा को एक्सेस करता रहेगा। तो आपने इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आप कर सकते हैं नंबर एक तो ये कि आपकी अगर एपीआई ऑथेंटिसिटी ऑफ द टोकन्स को वैलिडेट नहीं कर रही, अनसाइंड या वीकली साइंड JWT टोकन एक्सेप्ट कर रही है, अगर आपकी JWT की एक्सपायरेशन को वेरीफाई या वैलिडेट नहीं कर रही, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के टाइम पे कि आपका जो लॉगिन का टाइम है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, प्लेन टेक्स्ट में या नॉन इनक्रिप्टेड या वीकली हैश पासवर्ड यूज कर रही है कि वो यूजर आपको भिजवा रहा है, प्लेन टेक्स्ट में भिजवा रहा है, तो जो बंदा मैन इन द मिडल अटैक कर रहा है वो आपका क्लियर टेक्स्ट में पासवर्ड जा रहा है वो पढ़ लेगा और अगली बार वही पासवर्ड भेजेगा तो वो भी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना। या आपकी इंक्रिप्शन कीज वीक है, तो ऐसी सूरत में आपकी इस एपीआई के ऊपर अटैक हो सकता है, कौन सा वाला, ये ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वाला। और उससे JWT ना एक ओपन ऑथेंटिकेशन की तरह का ना एक ऑथेंटिकेशन का फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता था, और अब यूज हो रहा है एपीआई की ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये बनता है जेसन वेब टोकन्स के नाम से, इस तरह से उसका नाम है, या जावा वेब टोकन है, इन दोनों में से इसकी एक मुखफत है ये JWT का ना। तो बेसिकली वेब टोकन्स होते हैं, ये यूं समझ लो कि एक तरह की आपको ना एक सेशन जैसा ना, हम जब लॉगिन करते हैं तो हमें एक सेशन आईडी मिल जाती है, उस सेशन आईडी जब तक हम लॉगिन रहते हैं तो उसकी बेस पे ऑथेंटिकेशन हो रही होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये ना जेसन वेब टोकन्स होते हैं जो कि बेसिकली एपीआई के दौरान, एपीआई की कम्युनिकेशन के दौरान आपकी एक उस ऑथेंटिकेशन को एक सपोर्ट कर रहे होते हैं, कि जब आपने डाटा देना होता है या लेना होता है एपीआई से, तो आप ये उसको प्रेजेंट करते हो, उसका मतलब होता है कि आप लॉगिन हुए हो। जिसका सेशन आईडी है ना, तो ये समझ लो कि एपीआई की ये सेशन आईडी होती है, ठीक हो गया। तो इसके ना फिर मुख्तलिफ प्रिवेंटिव मेजर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर आ रहा है कि आप देख लें कि जितने भी फ्लोज आ रहे हैं ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है ना, उसको आपने अ, ये देखा हो कि आपकी वन क्लिक ऑथेंटिकेशन वगैरह जो है ना वो उसके ऊपर चल रही हो, तो आपकी जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, वो जो जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी ऑथेंटिकेट होने के बाद आए, ठीक है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन के बारे में आपको बिल्कुल सही से इल्म होना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन क्या है। जो ओ ऑथ है वो ऑथेंटिकेशन नहीं है, एपीआई की ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो ऑथराइजेशन है, ठीक है। क्योंकि एपीआई की है ना, तो आपकी एपीआई की अगर मुझे मिल गई तो मैं भी इम्पर्सोनेट कर लूंगा आपकी की तरह, ठीक है। ये बेसिकली अथराइजेशन के स्टेप्स हैं, ओऑथ भी और एपीआई कीज भी। उससे पहले आपकी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए कि यार जो बंदा मुझे की भेज रहा है ये एपीआई की, क्या ये वही है जिसको मैंने इशू की हुई। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरा डाटा लीक होता है, मेरे ऊपर साइबर अटैक होता है और वो मेरी कीज लीक हो जाती हैं, तो कोई बंदा अमेरिका में बैठ के, फॉर एग्जाम्पल ये बाइकिया के साथ ये अटैक हुआ था कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 6-8 महीने पहले।
कि किसी ने उनकी जो मैसेजिंग ऐप थी ना उसकी की उसको मिल गई थी। तो उसने क्या किया था कि वो मैसेजिंग की वो ऐप ये करती थी, वो जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर में चल रही थी, कि आपको मैसेज भेजती थी कि जी आपका राइडर इस वक्त पहुंचने वाला है और आपके इतने बिल बन गया है, ये है वो है ना। तो उसने उसको हैक करके ना वो मैसेज उस वाले यूआरएल पे भेजने शुरू कर दिए। तो वो फॉर एग्जाम्पल मैं उस यूआरएल पे भेजता हूँ मैसेज में हेलो, तो वो जितने भी बाइकिया के यूजर हैं उनको हेलो हेलो का मैसेज चला जाएगा, ठीक है, और बात लिख के भेज रहा हूँ तो वो चला जाएगा। तो वो 2-3 घंटे इशू चला था, उसके बाद उन्होंने ट्रैक तो कर लिया था, उससे पहले उन्होंने एपीआई की चेंज कर ली जो लीक हुई भी थी, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो ट्रैक भी कर लिया कि कहाँ से जनरेट हो रहे थे मैसेजेस। लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो की या ओ ऑथ नहीं है, ये एथराइजेशन है, ठीक है। तो आपने जब भी कोई बंदा टोकन आपके पास लेकर आए तो आपने ये वेरीफाई करना है किसी ना किसी तरीके से कि ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि यार मेरी बाइकिया की सर्विस है पाकिस्तान में चल रही है, तो कोई बंदा इसको यूएसए के आईपी से मैप कर रहा है तो उसका मतलब मेरा यूजर तो नहीं होगा। भले पाकिस्तानी है बाहर चला गया, लेकिन बाहर जाके तो वो बाइकिया यूज नहीं कर रहा होगा कि बैठा हुआ अमेरिका में है और मंगवा सर्विस रहा है बाइकिया की कराची के लिए या लाहौर के लिए इस्लामाबाद के लिए। एग्जांपल देने का मकसद ये है। तो इस तरह के मुख्तलिफ आप चेक्स लगा सकते हो जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो बंदा मेरे प्लेटफॉर्म की सर्विस को यूज कर रहा है क्या वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। बहुत से पाकिस्तानी बैंक है वो बाहर चले जाएं तो उनकी वेबसाइट्स नहीं खुलती, ठीक है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पाकिस्तान में नहीं खुलती, उन्होंने चेक्स लगाए हुए डिफरेंट तरह के ना, ठीक है। तो जो ही देखते हैं यार ये आईपी यूएसए से बाहर का आ रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, उसको एक्सेस ही नहीं देते आगे मेन वेबसाइट लग जाने का। तो इस तरह से करके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर बैठे हुए आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप अपने अपने तरीके मत आजमाएं पासवर्ड स्टोरेज के लिए, टोकन जनरेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। जो दुनिया में स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रही है ना उनको इस्तेमाल करें। उन्होंने इन सारे मामला को पहले से टैकल किया होता है सोच सोच के। हो सकता है कि आपके जहन में अभी चूंकि नॉलेज हर बंदे की महदूद होती है, तो हो सकता है कि आपने अभी ये कोर्स पढ़ा और आप जाके अपना एक जो आपके जहन में जो मैंने आपको पढ़ाए थे, मेरा भी नॉलेज महदूद है, फिर अगर मैंने 10 अटैक पढ़ाए तो आपने उसमें से 6 याद रखे, तो आपने 6 की बेस पे अपनी एपीआई की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर ली। दुनिया में 60 तरीके होंगे जिसके तरीके से एपीआई हैक हो सकती है, तो 54 स्टिल वीकनेसेस आपकी एपीआई में मौजूद होंगी, ठीक है। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप कोई स्टैंडर्ड यूज करें ऑथेंटिकेशन वगैरह का, उसने वो पहले से वो 60 के 60 को कवर किया होगा। तो जब आप अपनी ऑथेंटिकेशन को एपीआई की सिक्योरिटी को उन स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन रखोगे, उन स्टैंडर्ड पे बेस रखोगे, तो 60 की 60 वल्नरेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, ठीक। फिर उसके बाद जो आपकी क्रेडेंशियल रिकवरी, फॉरगेट पासवर्ड वाले जो एंड पॉइंट्स हैं एपीआई के, इनके ऊपर आपने खास नजर रखनी है, क्योंकि ये वो पॉइंट हो सकते हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा लॉस हो सकता है। मतलब कोई यूजर है वो आपकी चेंज पासवर्ड, ये वो चीजें होती हैं जहां अक्सर आपकी ये जो होती है ना एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक्स, वो भी अक्सर इस तरह की जगहों पे रह जाते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा कम यूज होने वाले पॉइंट्स होते हैं। तो सारी डाटा एंट्रीज की फील्ड को तो वो अच्छी तरह से टेस्ट भी कर लेते हैं कि उसी वाले सारा कुछ होता है। कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जो बहुत कम यूज होने होते हैं कि जैसे फॉरगेट पासवर्ड वाला हो गया, ठीक है ना। या इसी तरह से आपने कोई क्रेडेंशियल को रिकवर करवाना है कि यार वो ईमेल आएगी आपको, ठीक है। तो इस इन जगहों के ऊपर आपने खास तवज्जो देनी है कि यहाँ पे आपका ब्रूट फोर्स, रेट लिमिटिंग, लॉकआउट प्रोटेक्शन ये सारी इंप्लीमेंट हुई होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे बेहतर ये है कि आप टू फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि अगर कोई बंदा इस तरह की एक्टिविटी करता भी है तो ज़ाहिर है उसको ईमेल चली जाएगी, ईमेल के लिंक पे वो क्लिक करेगा तो उसका मतलब है कि अगर इस बंदे को उस ईमेल का एक्सेस है तो ऑटोमेटिकली तभी ये वाला काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आप देख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास एक्चुअली यहाँ टाइम कम होता है। तो हम इसके ना मेन क्रक्स पे जोर देंगे, बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स और ये सारी चीजें, ये कमोबेश वही वाली प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे जो किसी हद तक डुप्लीकेट हो रहे होंगे एसक्यूएल इंजेक्शन वाले, या वो जो इससे पहले वाली चीजों में हमने वेब एप्लीकेशन हैकिंग में पढ़े थे, ठीक है ना। तो वो आप देख लीजिएगा, फिर भी कुछ चीज क्लियर ना हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, हमारा टारगेट ये है कि हम ये जो 10 के 10 है ना इनको कवर कर लें कि होते क्या और कैसे काम करते हैं। अच्छा, अगली है बोपला। बोपला क्या है जी? ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल एथराइजेशन। इसमें क्या होता है कि हमारी ना देखिए, यहाँ से इससे फॉर एग्जाम्पल हमारी बाइकिया की या इस तरह की कोई उबर क्रीम वगैरह की सर्विस चल रही है, तो उसने राइड नंबर 1 की डिटेल कॉल की एपीआई से कि मुझे ना राइड 1 नंबर, राइड आईडी नंबर 1 की जो डिटेल है ना वो मुझे भिजवा दो। अच्छा, उसने उसको भिजवा तो दिया कि स्टेटस कंप्लीट था, लेकिन अब इसके अंदर ना ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो करवा रहा है जो कि जरूरत नहीं थी, ठीक है। बजाहिर हमें यहां पे इसका कोई वो नहीं लग रहा, लेकिन जो अटैकर्स होते हैं ना वो इसको रीयूज या मिस यूज कर सकते हैं। कैसे?
लेकिन मैंने देखना था कि यार मेरी राइड नंबर 1 पे क्या फेयर बना था। तो मैंने इसका मुझे राइड नंबर 1 की डिटेल बताओ। तो टेक्निकली तो होना ही चाहिए था कि यार वो बता दे कि यार ठीक है राइड नंबर 1 कंप्लीट हो गई थी और आपका इसके ऊपर फेयर बना था 100 रुपया। लेकिन उसके साथ इसके ऊपर ये भी बता दिया कि इसमें राइडर कौन था, उस राइडर का आईडी क्या था, ठीक है, कार कौन सी थी, उसकी कार की आईडी क्या थी। तो उसने पूरी मुझे डिटेल खोल के भिजवा दी। मैंने कहा फाइन ठीक है। अच्छा, अब इसकी बेस के ऊपर ना मैं इसको मल्टीपल एस्पेक्ट्स में एक अपना टैग बना सकता हूँ। कैसे? मैं कहता हूँ फाइन, मैं कहता हूँ अच्छा यार मुझे यहाँ से राइडर की आईडी मिल गई, तो मैं चेक करता हूँ कि इस राइडर ने कितने ऑर्डर्स किए हैं। तो मैं ऑर्डर की ईपी को कॉल करता हूँ और उसे इस राइडर का आईडी दे देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 तो नहीं होगा ना, यहाँ तो मैं एग्जाम्पल के लिए दिया। तो यहाँ पे उस राइडर का आईडी ये लंबा सा इस तरह का कोई आ रहा होगा GUID। लेकिन वो GUID वैसे गैस करना मुश्किल था। मुझे यहां से मैंने एक राइड ली और उस राइड से मुझे यहाँ पे GUID उस राइडर का मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑर्डर में जाऊंगा और मैं ऑर्डर में उस का GUID दे दूंगा, तो मेरे पास उस बंदे के सारे ऑर्डर्स की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के बाद अगर वही वाली बात है कि ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर उसने थराइजेशन नहीं लगाई हुई, तो मैं कहूंगा अच्छा ये जो ऑर्डर है ना, अब ये पहले मैंने गेट की रिक्वेस्ट डालूंगा तो मुझे उसके सारे ऑर्डर्स की डिटेल मिल जाएगी। गेट एक HTML का वो एक मेथड है, ठीक है। उसके बाद पुट होता है अपडेट करने के लिए। तो मैं पुट की रिक्वेस्ट डालूंगा उसके पहले ऑर्डर के अगेंस्ट जो, या किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट। और वहां पे जो स्टेटस है ना उसमें पहले कंप्लीटेड आ रहा था, कंप्लीटेड को मैं पेड कर दूंगा। पुट की रिक्वेस्ट में पेड डाल के भेजूंगा, तो वो ड्राइवर के पास मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि यार आपकी पेमेंट हो गई है। हालांकि मैंने एक्चुअली पेमेंट की नहीं होगी, मैंने एक्चुअली पुट की रिक्वेस्ट के अंदर उसको पेड डाल दिया था। ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना, इनकी अपडेट कर दिया और अपडेट में स्टेटस चेंज कर दिया। इसी तरह मैंने अगर ऑर्डर की दराज की किसी एप्लीकेशन को है मतलब हैक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं उसके ऑर्डर की जो अमाउंट है यहाँ पे, उसके अंदर यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ रहा होगा, अमाउंट आ रही होगी, प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। तो बिलफर्ज वहां पे वो 2000 बनी हुई है, तो मैं वहां पुट करता हूँ और उसकी अमाउंट में 200 डाल देता हूँ। तो वो जो अगर एपीआई में वो ऑथेंटिकेशन प्रॉपर नहीं इंप्लीमेंट हुई हुई, तो क्या करेगी कि वो ऑर्डर की टोटल अमाउंट 200 शो करके मुझे कहेगी 200 रुपये पे कर दें। तो मैं 2000 वाली चीज 200 रुपये में ले जाऊंगा। क्यों? कि उन्होंने वहां पे वो एक्चुअली चेक्स नहीं लगाए हुए थे। चेक्स उन्होंने अपनी हद तक तो लगाए होंगे। उन्होंने क्या किया होगा, वो पहली वाली बात कर दी कि उन्होंने आईडी को इतना कम्प्लेक्स बना दिया कि यार वो कोई बंदा गैस ना कर सके। ठीक है, लेकिन वही आईडी किसी और जगह पे आप रिवील भी कर रहे थे जहां पे जरूरत नहीं थी उसको रिवील करने की। तो मुझे वैसे तो आईडी गैस करने से ना मिलती, लेकिन मुझे वो कहीं पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बेस पे मिल गई थी। और बस वो जो ही मुझे वो आईडी मिली अनगैसेबल सी, मैंने उसकी बेस पे दूसरा टैग लॉन्च कर दिया, उसको कहीं और यूज करते हुए आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ करवा दी। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक ही पैटर्न चल रहा है। तो जो सिक्योरिटी वीकनेस है ना, ये वाली जो स्लाइड्स होंगी ना, ये आपको बताएंगी कि आपकी एंड पॉइंट की जो एपीआई वो वल्नरेबल होगी अगर उसके अंदर ये चीजें आ रही हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपको शो करेंगी कि एक्चुअली अगर आपकी एपीआई में ये वाली चीज है तो आपकी एपीआई इस वाले अटैक के अगेंस्ट वल्नरेबल है। तो आपने इस इन चीजों को सामने रखते हुए अपने एपीआई को वैलिडेट करना है। अगर इसमें से कोई साइन आपकी एपीआई में पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी एपीआई पे ये वाला अटैक हो सकता है। और अगर ये अटैक हो सकता है तो उसकी प्रिवेंशन के लिए आपने फिर ये वाले सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ देखिए कि आप जब भी आपकी एपीआई को एंड पॉइंट एपीआई को डाटा दे रही है, तो सिर्फ रेलेवेंट डाटा जो है ना, रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ऑफ योर ऑब्जेक्ट उसको नजर आनी चाहिए। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसको मत दिखाएं। क्यों? कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहीं और मिसयूज हो सकती है। ठीक है, जैसे वो राइडर वाली डिटेल में एक अनगेसेबल आईडी तुमने बना दी थी, लेकिन वो उसको आपने चूंकि दिखा दी एक बार, तो उसने दिखा देखते साथ ही उसको कहीं किसी और अटैक के अंदर रीयूज कर लिया था। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप कोड वेरिएबल, इंटरनल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हुए आप ऑटोमेटिकली क्लाइंट को कोड वेरिएबल के साथ बाइंड ना करें। कि फॉर एग्जांपल अगर इस बंदे ने राइड नंबर 1 की डिटेल मांगी है, तो उसके साथ ही उसके राइडर्स की डिटेल भी इसके साथ बाइंड कर दें इस बंदे के साथ। इसी तरह उसकी गाड़ी की डिटेल भी इसके साथ बाइंड कर दें। इसी तरह उसके ऑर्डर की डिटेल भी इसके साथ बाइंड कर दें। उसको जो सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो दें। अगली बार जब उसको कोई चीज चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी आसानी सोचते हैं, हम कहते हैं यार हमारा सिस्टम इतना जबरदस्त होना चाहिए, यार अगर वो एक काम कर रहा है तो 7 10 काम और कर दे। इसकी आप दुनिया की एग्जांपल में ये ले लो, अगर आप ये वाली दुनिया में अप्लाई कर रहे हो ये वाली टेक्निक, तो आप क्या करोगे कि यार एक बंदा है आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, वो बीमार हो जाता है।
तो वो कहता है यार मेरी तबीयत बहुत सा खराब है, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी है, मुझे जरा मेडिसिन ला दो। तो आप उसके लिए मेडिसिन लेने जाएं। और ये जो अप्रोच होती है आपकी कि यार हर चीज को मैं उसके साथ एडजस्ट कर दूं, आप क्या करें, साथ ही कि यार हो सकता है मर भी ना जाए, तो यार मैं ना कफन वाले को भी फोन कर दूं, एक कबर का भी ऑर्डर दे दूं कि यार कबर भी खोद लो, अगर खुदा ना खासा मर गया तो उसको कोई मुश्किल ना हो ना। ये मुश्किल से बचाने की एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो हम ऐसा करते हैं अपनी रियल लाइफ में। यार कोई बंदा बीमार हो गया तो उसके लिए मैं एहतियातन मुश्किल से बचाने के लिए उसकी कबर भी खुदवा दें, उसके कफन का भी ऑर्डर दे दें, तो ऐसा तो हम नहीं कर रहे होते ना। तो यही काम हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एपीआई डेवलपमेंट में करना चाहिए कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करें तो जो रेलेवेंट काम है ना सिर्फ उसी पे अपनी एपीआई को हुई रखें, उसके जो एक्शंस हैं उनको एटॉमिक लेवल पे ले जाए। एटॉमिक लेवल से मुराद क्या है कि सिर्फ एक काम कर रहे हो जिस काम के लिए इसको डिजाइन किया गया, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी को चाहिए तो वो हमारी एपीआई के किसी दूसरे एंड पॉइंट को कॉल कर लेगा, एंड यूजर या प्रोग्राम, और वो वहां से वो अपना वो काम करवा लेगा। तो आप उसकी आसानी के लिए ये काम ना करें कि चूंकि इसने ये वाला काम किया है तो हो सकता है कि इसके साथ इसने ये वाला काम भी करना हो, वो वाला काम भी करना हो। तो मैं अपनी एपीआई की कॉल्स बचाने के लिए वो दो तीन चीजों को भी इसी एपीआई के साथ डाटा मर्ज करके भिजवा दूं, ताकि अगली बार के लिए आसानी हो, एपीआई दोबारा कॉल ना करवानी पड़े। ये गलती आप कभी भी ना करें। वैसे ही जैसे जब कोई बंदा बीमार होता है और आपसे दवाई की रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे दवाई ला दें, तो आप उसके लिए कबर और बाकी दो तीन चीजों वाला काम अरेंज नहीं करते। ठीक है ना, सिर्फ दवाई वाला काम उसने कहा था, आप उसे कहते हैं यार ये लो दवाई खाओ और अभी खा के तंदुरुस्त हो जाओ। सही है। अच्छा, रिसोर्स कंजप्शन एक बहुत बड़ा अटैक होता है जो आपकी अवेलेबिलिटी को खराब करता है। अगर आपकी एपीआई ज़रा एक यूआरएल है, उसको कोई बंदा एक्सेस करता है, तो वो अवेलेबल होगी तो काम चलेगा, नहीं होगी तो नहीं चलेगा। तो अगर हैकर है तो क्या करेगा, वो मल्टीपल बॉट्स के थ्रू मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करके आपके इस एपीआई के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल देगा रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो उससे क्या होगा नुकसान, कि ज़ाहिर है आपकी सर्वर की कैपेसिटी होगी कि वो एक वक्त में 100 बंदे हैंडल कर सकता है, 200 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है, 2 लाख रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। 2 लाख से ऊपर की तो कैपेसिटी नहीं होगी। तो जो ही आपके ऊपर इस तरह का कोई अटैक आएगा और आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई रिसोर्स कंजप्शन के ऊपर, ठीक है, तो आप मतलब लगा दो कि यार एक आईपी है, वो आपको 1 मिनट में 10,000 रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो उसका मतलब है कि वो बंदा तो नहीं होगा, बंदा तो एक वक्त में एक रिक्वेस्ट भेजेगा, दो रिक्वेस्ट भेजेगा, तीन रिक्वेस्ट भेजेगा। तो अगर आपने अपने एपीआई में इस तरह के चेक नहीं लगाए हुए कि यार अगर एक एपीआई से ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो आप उसको ब्लॉक करवा दें, तो क्या होगा कि वो अगर कोई बॉटनेट है वो अटैक कर रहा है आपके ऊपर, और हर एक आईपी, हर एक जो उस बॉटनेट का मेंबर है वो आपके एपीआई के ऊपर 10,000 रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो जो ही 20 बॉट आपके उस पर डाटा भेजेंगे तो आपकी वो 2 लाख बंदों की लिमिट पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपकी सर्विस डाउन मिलना शुरू हो जाएगी आपके एक्चुअल यूजर्स को। ठीक है, तो आप इस तरह के अपने एपीआई में चेक लगा दें कि अगर किसी एक पॉइंट से आपको ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं तो आपकी रिसोर्स कंज्यूम्स हो रही हैं। तो आप उसमें चेक लगा लें कि यार एक आईपी से फॉर एग्जांपल आपकी 10 रिक्वेस्ट ज्यादा आती हैं तो उस आईपी को ब्लॉक कर दो फॉर 1 आवर, क्योंकि ये इसका मतलब है कि वो अटैक करने की कोशिश करे। अगर ह्यूमन होता तो वो एक सेकंड में एक रिक्वेस्ट भेजता, दो रिक्वेस्ट भेजता, तीन भेजता, आपने चलो 10 अलाउ कर दें, लेकिन 10 से ऊपर जो ही हो तो उसको ब्लॉक कर दे दें। तो इस तरह की चीजें आपने इसमें लगानी है। दूसरा, टाइम आउट्स लगा दें। कई बार वो क्या करते हैं कि कनेक्शन बना के उसको होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अब आपके 10 अलाउड है ना, ठीक है वो होंगे 10 ही, लेकिन वो 10 कनेक्शन बनाने के बाद होल्ड कर लेंगे उस कनेक्शन को, तो आपकी वो 10 कनेक्शन पर बॉट बिजी हो जाएगा। तो आपने ये भी लगाना है कि यार फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने मुझसे कोई रिक्वेस्ट मांगी, मैंने उसको सर्विस दे दी, मतलब उसने मुझसे डाटा मांगा और मैंने उसको डाटा प्रोवाइड कर दिया, तो अब उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाना चाहिए ताकि मैं अगले को सर्विस देने के लिए वो वाला पॉइंट फारिग हो जाए ना। ठीक है, अगर अटैकर ऐसे भी कर सकता है कि आपने अगर ये लिमिट लगाई हुई थी कि 10 10 10 से ज्यादा ऊपर हो तो वो उसको डिस्कनेक्ट कर दे, तो क्या करेंगे कि वो हर बॉट सिर्फ 10 रिक्वेस्ट बनाएगा और उसके बाद उस कनेक्शन को मेंटेन रखेगा, तो आपकी वो 10 स्लॉट्स फिल रहेंगी। ठीक है, अगले 10 अगले 10 अगले 10, तो इस तरह से करके भी वो आपके 2 लाख की लिमिट को पूरा कर सकता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, एग्जीक्यूशन टाइम आउट लगाएं। टाइम आउट से क्या मुराद है कि यार जो ही आपने उसको रिक्वेस्ट फुलफिल की, वो कनेक्शन तोड़ा या नहीं तोड़ा, आप कनेक्शन उसका खत्म कर दें कि यार ये बस आपने मुझसे ये मांगा था डाटा 10 बंदों का या एक यूजर का, मैंने आपको ये बता दिया है, या आपने इस राइट की डिटेल मांगी थी, मैंने आपको बता दिया कि इस राइट का ये स्टेटस है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें। अगली रिक्वेस्ट चाहिए तो दोबारा मुझे कॉल कर लो, दोबारा मुझसे एपीआई का कनेक्शन बना लो। ठीक है, तब मैं आपको दोबारा से अगला डाटा दे दूंगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप कनेक्शन होल्डिंग वाला काम ना करें। ठीक है ना, ये वाली चीजें, और ये सारी आपकी जो है एलोकेटेबल मेमोरी, अगर आपका वो बफर ओवरफ्लो करने की कोशिश करता है तो आपके उसमें फिक्स होना चाहिए आपको, यार जो मेरा राइट का डाटा है वो ज्यादा से ज्यादा 1 MB का होगा, तो मैं पर रिक्वेस्ट सिर्फ 1 MB एलोकेट करूंगा। अगर वो 1 MB से ज्यादा एलोकेट होने की कोशिश करता है तो कनेक्शन
टर्मिनेट करवा दो। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर वो बफर ओवरफ्लो करके आपकी मेमोरी को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है और वो आपको एमबीज में डाटा भेज रहा है, वो 100 MB डाटा भेज देता है, तो आपकी वो चेक लगा हुआ होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो कनेक्शन टर्मिनेट कर देगी कि यार मेरा तो डाटा 1 MB तक का होता है, आपने 100 MB भेज दिया तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को टर्मिनेट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से करके आप ये मुख्तलिफ एक्शन ले सकते हो। ये होती है अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स कंजम्पशन। ठीक है, इसकी प्रिवेंटिव के मेजर्स लिखे हैं मैं सारे के सारे यहाँ पे आपको, कि आप कैसे रेट लिमिट थ्रोटल लगा सकते हैं, सर्वर साइड वैलिडेशन लगा सकते हैं, और स्पेंडिंग लिमिट भी लगा सकते हैं कि यार ये कितनी स्पेंडिंग के बाद वो जो है ना आपका कोई ना कोई अलर्ट जनरेट हो जाए यूजर के कनेक्शन बनाने पे। फिर ब्रोकन फंक्शनल लेवल अथराइजेशन है, बीएफएलए। बीएफएलए में क्या होता है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, फंक्शन है ना, तो अगर वही वाली बात है कि मुझे आइडिया मिल गया कहीं से कि यार कहाँ पे या किस यूआरआई के ऊपर मेरे एडमिन के फंक्शंस चल रहे हैं, और मैंने अथेंटिकेशन ही लगाई हुई, तो वही वाली बात है कि वो उस फंक्शन को कॉल करके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे इस केस में मुझे यहां से पता चल गया कि डिलीट जो है ना, एडमिन स्लैश यूजर आईडी, ये एक मेरा एंड पॉइंट बनता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने HTTP की डिलीट रिक्वेस्ट भेजी इस यूआरएल के ऊपर, तो उसने डाटा को डिलीट कर दिया, अगर उसने इस डिलीट के फंक्शन के ऊपर भी अथराइजेशन नहीं लगाई हुई। ब्रोकन फंक्शन लेवल अथराइजेशन। तो आपके जो खतरनाक फंक्शन होते हैं, जैसे डिलीट का फंक्शन बड़ा खतरनाक होता है, तो आपका एपीआई में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपने उस पर कोडिंग की भी हो कि जब भी कोई बंदा डिलीट का फंक्शन कॉल करता है HTTP की रिक्वेस्ट के अंदर, तो मैंने उसको रीअथराइज करवाना है कि यार ये बंदा ठीक है। अगर वो ठीक होगा तो क्या है, वो दोबारा से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देगा, अपनी जो भी कीज है या वो जो वैलिडेशन है वो प्रोवाइड कर देगा, तो उसके बाद आप उसकी डिलीट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर लें। लेकिन अगर वो ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के स्टेप से आप उसको दोबारा नहीं गुजरवाते, आपने ओपन रखा हुआ है, तो वो फिर इसके थ्रू आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी को बहुत बड़ा डैमेज दे सकता है। बिकॉज डिलीट जो है ना, ये इसकी जो रिक्वेस्ट होती है, ये HTTP के डिलीट का मेथड है, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो इस तरह की जो भी आपके सिनेरियो में आपकी एपीआई के हवाले से खतरनाक तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप स्पेशल ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन का मैकेनिज्म एक बार रीअप्लाई करवा दें। उससे क्या होगा कि पहले जो काम 1 सेकंड में होना था, अब 1.5 सेकंड में हो जाएगा। आधा सेकंड आपकी रीथेंटिकेशन या रीथराइजेशन ले लेगी, लेकिन आपका डाटा बच जाएगा, आप नुकसान से बच जाएंगे कि अगर आपकी किसी अटैकर ने एपीआई के एंड पॉइंट्स को एक्सपोज करवा लिया है तो वो आपको नुकसान ना दे सके। ठीक है, अच्छा, इसके लिए भी इसी तरह से इसकी वीकनेसेस वगैरह के हवाले से लिखा हुआ है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एपीआई को वैलिडेट करवा सकते हैं कि क्या हो तो मेरी एपीआई पे बीएफएलए का टैग हो सकता है, और अगर उसमें से किसी क्वेश्चन का आंसर यस आता है तो आप इस पे किस तरह के मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला कि आप बाय डिफॉल्ट जितने भी इस तरह के खतरनाक एक्सेस हैं उनको आप डिनाई करवा दो, और एक्सप्लिसिटली ग्रांट करवाएं स्पेशल यूजर के लिए इस तरह के खास तरह के फंक्शंस के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा डिलीट का मेथड पुट करता है तो आप उसको डिफॉल्ट में सबके लिए इसको डिनाई ऑल करवा दो, और फिर जो 2 3 4 यूजर है जिनको आपने डिलीट यूजर की रिक्वेस्ट देनी है उनके लिए सिर्फ स्पेशल करो कि यार इफ यूजर इज इक्वल टू दिस, और यूजर इक्वल टू दिस, और यूजर इज इक्वल टू दिस, तो इनको रीअथराइज करवा के इनकी वैल्यू को एंटरटेन करो। मतलब ये भी नहीं करना कि यार अगर यूजर है भी तो उसको ऐसे ही जाने दो, खास वैलिड यूजर। आप अगर कोई, मतलब आपने सबसे पहले कहा कि यार जितने भी 3 यूजर के अलावा यूजर आ रहे हैं सबको डिनाई कर दो डिलीट की रिक्वेस्ट। अगर ये 3 यूजर में से कोई यूजर लॉग इन हुआ हुआ है तो इसको रीअथराइज और रीअथेंटिकेट करवाओ, और अगर ये रीअथेंटिकेट कर देता है तब इसकी डिलीट की रिक्वेस्ट को आगे डेटाबेस तक जाने दो। ठीक है ना, तो आप वरना एपीआई लेवल के ऊपर ही कट्स लगा रहे हो। ठीक है, इसी तरह बिजनेस लॉजिक को देख के आपने अपनी वो जो है ना फंक्शन की थराइजेशन उसको कवर अप कर रहा है कि यार बिलफर्ज आपके मैनेजर्स हैं सर, उनको कोई खास तरह की एक्टिविटीज अलाउड है। ठीक है, तो आप ये देख लो कि यार जो यूजर हैं उसमें से वो मैनेजर है कि नहीं है, मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट आती भी है तो आप उस तरह से रूल बेस्ड सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करवाते हुए इन चीज़ों को वेरीफाई करवा सकते हो। उसके अलावा आपके जो कंट्रोलर्स हैं, ये वही वाली बात आ गई जो रोल्स वाली, रोल बेस्ड सिक्योरिटी वाली, कि आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही हैं उसमें आप रोल्स बना दो कि यार ये रोल्स एडमिन के हैं, ये रोल्स सब एडमिन के हैं, ये रोल्स यूजर्स के हैं, और ये रोल्स पब्लिक के हैं। तो पब्लिक को तो बिल्कुल ही जीरो एक्सेस होगा, जो आपके नॉर्मल यूजर है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सेस होगा।
जो आपके सब एडमिनिस्ट्रेटर है उनको कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के काम करने की अलाउड होगी, लेकिन वो फुल मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिलीट का रोल जो है वो आप आम एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं दोगे। डिलीट का रोल सिर्फ आप स्पेशल जो आपके दो तीन एडमिनिस्ट्रेटर्स में से पॉइंट्स होंगे उनको आप अलाउ करोगे कि डिलीट करना हो तो आप सारे इन तीन बंदों के पास आएंगे, इसके अलावा नहीं आ सकते। ठीक है, जिस तरह हम आप लोगों की एग्जांपल लें तो आप लोग क्लास में स्टूडेंट्स हो, तो मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरी यहाँ पे रिलेटिवली ज्यादा अलाउड होंगी चीजें आपके पोर्टल के अंदर। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं सब एडमिन हूँ, तो मुझे इतने ज्यादा राइट्स नहीं होंगे जितने हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को होंगे जो आपके डिपार्टमेंट का होगा, और उसको भी इतने ज्यादा राइट्स नहीं होंगे जितने आपकी जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी रजिस्ट्रार का ऑफिस है उसके जो बंदा बैठा है उसके होंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट्स को रिलेटिवली सबसे कम राइट्स होंगे, लेकिन आप स्टूडेंट में भी एक बंदा होगा सीआर, उसको हो सकता है निस्बतन आप लोगों से ज्यादा राइट्स दिए हुए हों। ठीक है, पोर्टल के ऊपर। तो इस तरह से हमने रूल्स बना दिए डिफरेंट तरह के, और उन रूल्स के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट एंड पॉइंट्स ऑफ द क्यूरीज को जो आपकी एपीआई की है। एंड पॉइंट क्या होता है एक्चुअली? वो यूआरएल होता है जिसकी बेस पे आप जब कॉल करते हो तो आपको एक्शन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो उसकी एक्सेस के ऊपर आपने वो चीजें परफॉर्म कर ली। अच्छा, अब चूंकि हम काफी खुश से मौजू की तरफ चले गए, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं ब्रेक। मैं पहले लगा देता हूँ आपकी अटेंडेंस, और उसके बाद हम थोड़ा सा ना पेपर के पैटर्न के बारे में बच्चे कह रहे थे कि हमें बता दें, तो वो हम एक जनरल सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ये एपीआईज में वहां पे इंप्लीमेंट होती है जहां पे आपकी एपीआई ने एक्सटर्नल पार्टी से कम्युनिकेट करना हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो एपीआई की। और ऐसी सूरत में अगर आपका जो हैकर है वो थोड़ा सा आइडिया ले लेता है कि यार ये आपकी एपीआई कहीं और भी कम्युनिकेट करती है अपने काम को चलाने के लिए, वो क्या कर सकता है कि वो आपकी वैल्यूज को, वो जो उसने कहीं और कम्युनिकेट करना है उसको रीडायरेक्ट करवा के अपने सर्वर की तरफ भेज सकता है, जो उसने अपना सर्वर तैयार किया है मिलिशियस वाला। तो जब आपकी एपीआई स्टार्ट होगी तो वो बजाय एक्चुअल जगह पे जाके कम्युनिकेट करने के, वो आपके सर्वर की तरफ चली जाएगी। वहां से जा रहा है मिलिशियस हैकर ने वो सर्वर बनाया होगा, तो उसको कोई ऐसी रॉन्ग इनपुट दे देगा जिसकी बेस पे वो गलत एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर तो आपकी ऐसी एपीआई जो कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं लेकिन वो हार्ड कोडेड हुई हुई होती हैं एपीआई के अंदर ही, यहां पे तो ऐसी आपकी एपीआई में कोई मसला नहीं आएगा। ये एसएसआरएफ की इशू तब इवॉल्व होगा जब आपकी एपीआई यूजर से कोई इनपुट लेती है और उसकी बेस के ऊपर किसी एपीआई से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है जिसके अंदर पार्ट ऑफ द वो इनपुट इन्वॉल्व होती है। तो वहां पे यूजर ये एक्टिविटी कर सकता है कि वो आपको, जिस तरह एसक्यूएल इंजेक्शन है, जब आप इनपुट देते हैं तो इस इनपुट में कोई गलत किस्म के करेक्टर डाल के उसके अंदर आप रीडायरेक्शन करवा सकते हैं उस क्यूरी की ना। इसी तरह से अगर यूजर की इनपुट की बेस पे या जो एपीआई के पैरामीटर्स हैं उसके अंदर जो इनपुट आ रही है उसकी बेस पे अगर आप कोई यूआरएल एक्टिवेट कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने यूजर की इनपुट पे देखना है कि मैं इस वाले एपीआई को कॉल करूं या उस वाले एपीआई को कॉल करूं या किसी और एपीआई को कॉल करूं, तो इस जगह पे आपने वैलिडेशन का काम लगाना बड़ा जरूरी है कि यार वो जो इनपुट आ रही है उसमें से कोई इंजेक्शन तो नहीं हो रहा। तो ये ना हो कि यार वो जो एंड यूजर है उसकी जगह हैकर बैठा हुआ हो, वो हैकर उस इनपुट में मुझे मिलिशियसली कोई इस तरह का डाटा भेज दे कि मेरा जो एपीआई है वो किसी गलत सर्वर से जाके कनेक्ट कर दे, और उस सर्वर से जो मुझे डाटा मिले उसके ऊपर जो अगला परफॉर्म हो रहा हो एक्शन, वो सारे का सारा काम खराब करवा दे। ठीक है ना, तो इसके लिए आप कई बार आप देखें कि इसमें इस तरह से हो रहा होता है कि आपने ग्रेविटार यूज किए, ग्रेविटार की सर्विस आइडिया है? ग्रेविटार की ना एक सर्विस है। एवाटार तो पता है क्या होता है कि वो भी नहीं पता? ठीक है ना, एवाटार तो होते हैं आपके वो जो तस्वीरें सी आ जाती हैं आपके अकाउंट की ना। अभी ना ग्रेविटार की सर्विस है जो आपको ना ये प्रोवाइड करती है कि आप अपना ग्रेविटार पे अकाउंट बनाएं और उसमें अपना जो भी लोगो है लगा लें। तो बजाय इसके कि आप हर साइट पे जाएं और अपना अलग अलग एवाटार अपलोड कर रहे हो, बहुत सी साइट्स अब ग्रेविटार की सर्विस को यूज कर लेती हैं। तो जो ही अपना अकाउंट बनाते हैं और अपना ईमेल देते हैं ना, वो चेक करती हैं कि क्या ये ईमेल एड्रेस ग्रेविटार पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो वो वाला एवाटार उठा के ले आती है जो आपने ग्रेविटार पे लगाया होता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपने अगर आज अपना एवाटार चेंज करना है, अपनी वो लोगो पिक्चर चेंज करनी है, तो बजाय आपके 10 अकाउंट बने तो 10 के प्रोफाइल में जाएं और वहां पे जाके चेंज करें। अगर वो 10 की 10 ग्रेविटार से लिंक हैं तो आप सिंपल ग्रेविटार पे चले जाते हो, ग्रेविटार में जाके अपना वो चेंज करते हो। तो अगली बार जितने भी आपकी वो जो साइट्स जो ग्रेविटार से लिंक हुई होती हैं वो आपका वो वाला पिक्चर उठा लेती हैं
और आपकी उन 10 साइट्स के ऊपर भी एवाटार अपडेट हो जाता है। तो ये ग्रेवाटार की सर्विस है, ठीक है ना। तो इस तरह की सर्विस हो सकती है कि आपने एक जगह अकाउंट बनाया और वो ग्रेवाटार से आपका लिंक, वो आपका प्रोफाइल पिक्चर उठा के लाना चाह रही है। तो उसकी जगह मैं क्या करता हूँ कि मैं उसका वो जो लिंक है उसके अंदर को मैनिपुलेशन कर देता हूँ कि यार अभी क्रॉस साइट डेटा उठा रही है ना, कि साइट कोई और है, दराज डॉट पी की है, और वो डेटा उठा रही है ग्रेवाटार से। तो ऐसी सूरत में इन बिटवीन अगर मुझे उसने मुझे कहीं से इनपुट लिया और उसकी बेस पे कॉल पर मुझसे पूछा कि यार आपका कहीं और ग्रेवाटार वगैरह पे लिंक है तो मुझे उसका लिंक दे दे, मैं वहां से डेटा उठा लेती हूँ। तो उस लिंक में मैं ग्रेवाटार की जगह किसी और मिलिशियस वेबसाइट का लिंक दे दूं, वहां से वो जो फाइल उठाए उसके अंदर कोई वायरस हो, वो एक्चुअली पीएनजी या जेपीजी फाइल हो लेकिन उसके अंदर मैंने कोई कोड एम्बेड किया हो। तो इस तरह की एस्पेक्ट्स में आपको फिर ये एसएसआरएफ का अटैक होने का खतरा होता है, और आप इसको मतलब प्रिवेंट करना चाहिए, कर लेना चाहिए। फिर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा अटैक है जो कि हर जगह पे अप्लाई हो रहा होता है, कि जहां पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने या आपका जो भी डेवलपर है उसने कोई गलती की होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि आपने, आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने वो जो 404 का स्टैंडर्ड एरर के बजाय वो जो एक्सेप्शन आ रही है उसी को पास ऑन कर दिया हो। तो जब यूजर कोई गड़बड़ करने वाली क्यूरी भिजवाएगा तो उसको बैकएंड पे जितने भी लिंक्स बने हुए हैं वो सारे के सारे उसको विजिबल हो जाएंगे, और वो उसकी बेस पे अपना अगला टैग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप जब भी कोई आपके सिस्टम में एरर आए तो आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई हो, और एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के बाद आप आम यूजर को सादा सा कोड भेजे कि सम एरर अकर्ड। अब एक्चुअल जो एरर अकर हुआ है जिसके अंदर बड़ी डिटेल टेक्निकल इंफॉर्मेशन आ रही है वो यूजर तक ना पहुंचे, वो सिर्फ डेवलपर ने अपने डीबग मोड के लिए रखी हुई हो। जी बेटा बताएं। सर अगर इक्वल यूआरएल प्रोवाइड हुआ है तो फिर यूआरएल पार्स कैसे काम करेगा उसको सेंटर करने के लिए? सैनिटाइज करने के लिए आप चेक लगाओगे ना। सर यूआरएल पार्स पार्स काम कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल कुछ सिनेरियो बताओ। सर फॉर एग्जांपल ये कि अगर वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करना होगा, किसी और वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड होगा तो यूआरएल पार्स को चेक करेगा ना कि कौन से वो लिंक सही है या नहीं है, ये कैसे चेक करेगा? यार आपका पैटर्न होगा ना, बिल्कुल मुझे पता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने देना था ग्रेविटार का लिंक और उसने दे दिया गूगल ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम का लिंक। मैं उसको मैप करूंगा कि क्या यार ये जो इसका जो पहला पैटर्न है वो ग्रेविटार डॉट कॉम है कि नहीं है। अगर है तो स्लैश के बाद वाली चीज को उठाओ और प्रोसेस करो, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं क्या करूं कि मैं उसमें से सिर्फ आखिरी आखिरी स्लैश और उसके बाद वाला डेटा उठा लूं। उसने पीछे जो भी लिंक दिया है, एंड में ऐसे ही होता है ना, प्रोफाइल का यूआरएल क्या होता है, facebook.com/abc, ठीक है, linkedin.com/in/abc, ठीक है। तो मैं क्या करूं कि यार आखिरी स्लैश के बाद वाला टेक्स्ट उठा लो और gravatar.com में खुद से उसमें हार्ड कोडेड करके ऐड करा लो। तो यूजर ने मुझे google drive.com/abc दिया है, xyz.com/abc दिया, कुछ भी दिया है, मैं आखिर में से सिर्फ उसका स्लैश, आखिरी स्लैश के बाद वाला टेक्स्ट उठा लूं और पीछे gravatar.com अपने हाथ से ऐड कर दूं। तो इस तरह से मैं उस अटैक से बच सकता हूँ। यार यूजर फिर भले पीछे जो मर्जी देता रहे, मैंने सिर्फ आखिरी वाला टेक्स्ट उठा के ग्रेविटार.com खुद से ऐड करवा देना, तो मैं ये वाला एक्शन भी कर सकता हूँ। तो ये तो फिर मुख्तलिफ वेज है ना जिसके थ्रू से डेवलपर या वो जो उसका कोडर है वो उसको चेक रखता है। मतलब अगर मैं होता, मेरे से बात पूछो, तो मैं करता ये कि मैं सिर्फ आखिरी वाला लिंक उठाता और स्लैश आखिरी के बाद वाला टेक्स्ट उठा लेता, और मुझे पता है कि क्योंकि मैंने ग्रेविटार.com से उठाना है तो इधर से मैं हार्ड कोडेड ग्रेविटार.com ऐड कर देता, ताकि अगर यूजर ने कोई पीछे कोई मिलिशियस कुछ कुछ भी लगाया हुआ है, किसी भी तरीके से लगाया, उसकी इनकोडिंग की हुई है, कुछ भी किया हुआ है, कुछ इजी खत्म हो जाए, क्योंकि वो gravatar.com में हमेशा अपने हाथ से ऐड कर रहा हूँ हार्ड कोडेड है, ठीक है। अगली बार चेंज होगी, मैं ग्रेवाटार की जगह XYZ की सर्विस में चलाता हूँ, तो मैं जाके अपना कोड चेंज करूंगा, उसमें जहां पे gravatar.com ऐड हो रहा था उसकी जगह मैं XYZ ऐड करवा दूंगा, तो अगली बार से मेरी सर्विस XYZ पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। तो इसका हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो और कोडर के तरीके पे कि कोडर क्या करता है। तो मैं वो इशू ही खत्म कर देता, मैं बजाय सैनिटाइज कराने के, ये कराने के, वो कराने के, मैं आसान काम करता कि आखिरी वाला टैक्स उठा लो। अच्छा, तो ये मिसकॉन्फ़िगरेशन के टैक्स में आप इस तरह की चीजें अपनी एडजस्ट कर सकते हो प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से। क्लास आपकी 50 पे खत्म होती है ना? ठीक है, 10 मिनट है हमारे। अच्छा, उसके बाद ना एक बड़ा फ्लॉ जो अकर भी हो रहा होता है वो ये होता है कि आपने, आपकी इसकी पूरी इन्वेंटरी होती है, बल्कि जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स होते हैं उसमें बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं इसको ना, बीओएम। अब बीओएम क्या होता है ना, ये एक अलग से कंसेप्ट है, आप लोगों को वैसे जरा जहन में रखिए। बीओएम ये होता है कि यार आप जब एक सॉफ्टवेयर बनाते हो ना तो उसके अंदर आपने मल्टीपल कंपोनेंट इस्तेमाल किए होते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल जावा में बनाया, तो जावा में भी आपने 5-6
क्लासेस यूज की होंगी डिफरेंट तरह की, ठीक है, तो वो आपका बिल ऑफ मटेरियल में ऐड हो गई। फिर उसके बाद हो सकता है आपने दो थर्ड पार्टी कंट्रोल्स भी लगाए हों, तो वो भी आपके बिल ऑफ मटेरियल में ऐड हो गए। और सिर्फ वो कंट्रोल ऐड नहीं हुए, उन कंट्रोल्स का स्पेशल वर्जन ऐड हो गया। कि फॉर एग्जांपल आपने पाइथन ये प्रोग्राम बनाया, ये पाइथन के वर्जन 3.10 में बनाया है, और इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल नमपाई यूज किया था, तो नमपाई का कौन सा वाला वर्जन यूज किया था, ठीक है। तो ये आपके बिल ऑफ मटेरियल में ऐड हो गए। इसका फायदा क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल मेंटेन करने का, कि आपको पता है कि वल्नरेबिलिटीज आती रहती है। तो आज आपने नमपाई का वेरिएंट 2.20 यूज किया था, तो वो बिल्कुल ठीक था, लेटेस्ट भी था, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी भी नहीं थी। तो वल्नरेबिलिटी ग्रेजुअली इन फ्यूचर डिस्कवर होती है ना, एक चीज रिलीज होती है, उसके बाद हैकर्स को ट्राई मारते हैं, फिर कहीं जाके उसमें कोई वल्नरेबिलिटी निकलती है। तो फॉर एग्जाम्पल 3 महीने के बाद उस 2.20 में वल्नरेबिलिटी निकल आई, ठीक है। अगर आपने बीओएम ना बनाया होता, अब आप कैसे मैप करते कि यार मेरे सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, नहीं पता लगना था, ठीक है। अब अगर आपने बीओएम बनाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि यार नम पाए का मैंने इस सॉफ्टवेयर में वर्जन 2.20 यूज किया है, अब आपका सिक्योरिटी वाला प्रोसेस क्या करेगा, वो हर महीने नेट पे जाएगा, वो चेक करेगा कि यार नम पाए 2.20 में कोई वल्नरेबिलिटी निकली तो नहीं। तो पहले महीने गया, चेक किया, नहीं निकली, नहीं निकली, ओके फाइन, आपका सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है। सेकंड महीने गया, नहीं निकली, नहीं निकली। तीसरे महीने गया और पता चला कि यार अब 2.20 की वल्नरेबिलिटी आ गई है नम पाए की, तो फौरन आपको अलर्ट भेज दे कि यार आपने अपने फलाने सॉफ्टवेयर में नम पाए का 2.20 वर्जन यूज किया हुआ है और उसमें ये वल्नरेबिलिटी निकल आई है, तो आप इसका कुछ हल निकाल लें, ठीक है ना। तो यूं ही वो अलर्ट उस डेवलपर के पास आएगा, तो कहेगा अच्छा यार इसमें तो वल्नरेबिलिटी आ गई है, तो ठीक है, वो जाके चेक करेगा तो पता चलेगा यार नम पाएगा 2.30 वर्जन उन्होंने रिलीज कर दिया है, जिसके अंदर से वल्नरेबिलिटी खत्म कर दी है। तो क्या करेगा कि अपने कोड को उठाएगा, एक नई इन्वायरमेंट बनाएगा, उसमें वो 3.30 इंस्टॉल करेगा, अपना कोड चला के देखेगा कि क्या 3.30 में भी मेरा कोड ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो वो अपने पूरे सेटअप को 3.30 पे ले जाएगा और अपने पास बिल ऑफ मटेरियल में एंट्री अब ऐड कर लेगा कि यार अब मेरा नम पाई का वर्जन बीओएम में 3.30 चल रहा है, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना। तो ये बिल ऑफ मटेरियल का ये फायदा होता है। तो आपका जो बिल ऑफ मटेरियल है अगर ये मेंटेन ना हो तो क्या होगा। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है आप लोग वर्जनिंग करते रहते हो, मतलब सॉफ्टवेयर के वर्जन निकालते हो, तो कोई नई फंक्शनैलिटी होती है ऐड हो जाती है, फिर नई फंक्शनैलिटी होती है ऐड हो जाती है, तो आपने वर्जन 1 निकाला, फिर ऐड किया उस फंक्शनैलिटी को तो वर्जन 2 निकाल दिया, फिर वर्जन 3 निकाल दिया। अगर आपने एपीआई का वर्जन 1 निकाला, ठीक है, और उसमें कुछ चेंजेस की और 2.0 निकाल दिया, लेकिन 1 को आपने वहां से डाउन नहीं किया, अब इसका मतलब है 1 भी चल रहा होगा, 2 भी चल रहा होगा। तो हो सकता है कि 1 के अंदर कोई कोई ना कोई फ्लॉ रह गया हो, बिकॉज अब आपकी सारी तवज्जो 2.0 पे शिफ्ट हो जाएगी, अब आप 2.0 एंड अबव के ऊपर काम कर रहे होगे। तो अगर 1.0 में फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल लेते हैं, ये इसके दोनों कंबाइन कर लेते हैं कि आपने 1.0 निकाला, वो आपने नमपाई 2.20 पे इंप्लीमेंट किया हुआ था, ठीक है। आपको पता चला है उसमें वल्नरेबिलिटी आ गई है, तो आपने क्या किया, अपने कोड की एक कॉपी बनाई, उसको नाम दिया वेरिएंट 2.0 का अपनी एपीआई का, ठीक है। उसको आपने 3.0 पे टेस्ट किया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहे थे, वो आपने रिमूव किए, तो अब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल नम पॉइंट 3.30 पे बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपने उसको वेरिएंट एपीआई वेरिएंट 2 करके रिलीज कर दिया, ठीक है। लेकिन वो जो ये वर्जन 1 था आपने वहां से डाउन नहीं किया, इसका मतलब है वर्जन 1 भी चल रहा है, जिसके अंदर नम पॉइंट 2.20 इंस्टॉल हुआ हुआ था बिल ऑफ मटेरियल में, उसके ऊपर बना हुआ था, और वर्जन 2 चल रहा है जिसको आपने अपग्रेड कर दिया। तो अगर अटैकर कहीं से वो चेक करना शुरू करता है और उसको 1.0 वाले का लिंक मिल जाता है जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है नमपाई वाली, तो वो उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपकी इन्वेंट्री, आपके वर्जन्स और जो ऑब्सोलेटेड वर्जन्स हैं वो आपकी लाइव प्रोडक्शन से खत्म हुए हुए हों, इन सब चीजों का भी आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज कहीं ना कहीं से आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, थ्रेट एक्टर की तरफ से। तो ये सारे उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वीकनेसेस लिखी हुई हैं। इन सवालों के आप जवाब देखें। अगर इसके अंदर एक है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और ये है डाटा फ्लो के हवाले से, ये दो ब्लाइंड स्पॉट्स इसके हवाले से डिस्कस किए हुए हैं कि अगर आपके सिस्टम के अंदर इस तरह की एक्टिविटी है और इनमें से किसी का जवाब यस है, तो आप इम्प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इश्यूज का शिकार हैं और इसकी प्रिवेंटिव के लिए आपको कुछ स्टेप्स ले लेने चाहिए, जो कि यहाँ पे भी लिस्ट डाउन हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको समरी बता दी है। वैसे आप मजीद डिटेल कभी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, उन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाह रहे हो,
तो वो जो ओएस की टॉप 10 की वेबसाइट है उस पर एपीआई के लिए अलग से सेक्शन बना हुआ है। तो आप उसके एपीआई के टॉप 10 सेक्शन में चले जाएं, वहां जाके आप इसको रिव्यू कर लें और देखें कि कौन कौन सी चीजें आप वाले उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। और उसके बाद इसकी आखिरी है अनसेफ कंजम्पशन ऑफ एपीआई। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, वही वाली बात है कि जब भी आपका डाटा यूटिलाइज हो रहा होता है, अमंग डिफरेंट एपीआई एक दूसरे के डाटा को यूटिलाइज कर रही होती है, ठीक है, तो आपकी एक का लिंक दूसरे के साथ बना है, इसका मतलब है कि आपका आपस में कोई लिंक बना हुआ है ना, इनकी आपकी एक एपीआई है, जिस तरह वेदर की एपीआई है वो पहले लोकेशन की एपीआई को कॉल करती है, फिर वेदर वाली को डाटा भेजती है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपके बिहाफ पे अटैकर आपका ट्रस्ट यूज करते हुए उस एपीआई को एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है। तो आपने ये काम करना है कि अगर आपकी एपीआई किसी और एपीआई से कम्युनिकेट कर रही है और वो कम्युनिकेशन अनइनक्रिप्टेड चैनल पे है, तो आपके ऊपर ये अनसेफ कंजम्पशन ऑफ एपीआई का अटैक हो सकता है, बिकॉज वो आपकी जितने भी लिंक्स उस एपीआई के साथ बन रहे हैं, कोई हैकर मैन इन द मिडल अटैक करके उनको रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद उसी पैटर्न पे, जो पैटर्न आप उनको भिजवा रहे हैं, उस पैटर्न पे वो भी डाटा भिजवा के उनकी एपीआई को मिस यूज करवा सकता है। ठीक है। ओके, नंबर 1। उसके बाद अगर आपने वैलिडेट और सैनिटाइज डाटा नहीं किया हुआ, जब आप अगली एपीआई से डाटा ले रही है, तो था ना कि हमने रिक्वेस्ट भेजी, अब अगर अगली एपीआई किसी ने कंप्रोमाइज कर रही हो और आप जब उस एपीआई को कॉल करें तो आपको मिलीशियस डाटा भेज के आपका बटा बिठा दें, आपके सॉफ्टवेयर को तबाह हाल कर दे, तो आपने ना सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हुए किसी दूसरी एपीआई को उसको चेक करना होता है, बल्कि जब आपको किसी और थर्ड पार्टी एपीआई से रिक्वेस्ट रिसीव हो, जैसे जो वेदर की ऐप है, उसने कोड भेजा उस कंपनी को जिसने उसको वेदर का डाटा प्रोवाइड करना था, जिप कोड भेजा, उसके जवाब में जो डाटा आया ना, उसको भी आप वैलिडेट कर लें। ये ना हो कि किसी ने वेदर वालों की एपीआई को हैक किया हुआ हो, जब आप उनको रिक्वेस्ट भेजें तो जवाब में जो डाटा आपके पास आ रहा हो वो मिलीशियस और वो आके आपके सॉफ्टवेयर का काम खराब कर दे। तो आपने थर्ड पार्टी वाली एपीआई की कॉल को भिजवाते हुए भी आपने बड़ा सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, और जब आप उनसे डाटा वापस ले रहे हो तो उस डाटा को भी आपने सैनिटाइज करना है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि वो वाली एपीआई किसी ने हैक ना कर ली हो और अब आपको मिलीशियस डाटा ना जवाब में मिल रहा हो। ठीक है। दो बातें हो गई। आपने रीडायरेक्शंस अगर हो कि फॉर एग्जांपल आपने किसी एपीआई को कॉल की, उसने आपको रीडायरेक्ट कर दिया किसी और एपीआई की तरफ, तो आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आपने सिस्टम को स्टॉप करवा देना है, उन प्रोवाइडर्स को कॉल करनी है, कम्युनिकेट करना है कि यार आपकी एपीआई से जिससे मैं सर्विस ले रहा था वेदर की, ये मुझे किसी और एपीआई पे रीडायरेक्ट कर रही है, क्या चक्कर है भाई, क्यों रीडायरेक्शन की कमांड आई है। ठीक है ना। तो ये काम आप उनसे वेरीफाई करें, हो सकता है कि वो हैक हुई भी हो, और जो ही आप एक्चुअल वेदर वाले के पास जा रहे हैं तो हैकर ने हैक करके उसको किसी और पे रीडायरेक्ट किया हुआ हो और वहां पे आगे मिलीशियस हैकर का कोड चल रहा हो, तो रीडायरेक्शन को आपने फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्टी सर्विसेज में अगर आपकी जो रिसोर्सेज है उसकी रेलेवेंट डिटेल्स को प्रोसेस करने के लिए वो अगर आपने लिमिट नहीं की हुई, तो आपके ऊपर ये अनसेफ कंजप्शन का अटैक हो सकता है। तो आप जिस तरह यूजर्स के ऊपर लिमिट लगाते हैं कि वो कितने कनेक्शन बना सके, कितनी एमबी की डाटा आपको रिसीव करवा सके, ठीक है ना, और 1 मिनट में कितनी प्रोसेसिंग करवा सके, इसी तरह से आपने एपीआई कम्युनिकेशन के साथ भी कम्युनिकेट करते हुए अपने लिमिट करना है रिसोर्सेज को, कि जब किसी एपीआई से आपकी कम्युनिकेशन चल रही है तो वहां पे भी आपने उसको एज ए मिलीशियस हैकर ही ट्रीट करना है, क्योंकि अगर खुदा ना खासा किसी ने वो एपीआई हैक कर ली तो वो आप पे रिवर्स अटैक ना कर दे। ठीक है। और इस तरह टाइम आउट्स वगैरह आपने वो जो इंटरेक्शन के अंदर किए हुए हैं वो अगर आपने फाइनलाइज नहीं किए हुए कि यार 1 मिनट के बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, या डाटा जब मिल गया तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए, ये वाली चीजें नहीं की हुई, तो आपको थ्रू एपीआई भी कोई अटैक आ सकता है, जिस तरह से मलिशियस हैकर के थ्रू अटैक आता है। ठीक है। और उसके फिर प्रिवेंशन के मेजर्स लिखे हुए। ठीक है। बाकी इस पे इंजेक्शन भी पॉसिबल हो सकते हैं, बाकी सारी चीजें जो रिलेटेड है वो सारी की सारी इंप्लीमेंटेड हैं, बट चूंकि आपके इसके अंदर बड़े फाइन ट्यून्ड, अच्छा इस स्थिति में क्या होता है, पहले जो इंजेक्शन होते थे वो इनपुट से लगते थे ना, अभी इसमें आपको बने बने यूआरआईज दिए हुए होते हैं, और उन यूआरआईज की वजह से आप इनपुट की जो आपकी लिमिट है उसको बड़ा कम कर देते हैं। यार एक बंदे ने आपका स्लैश गेट के ऊपर ही आके कनेक्ट करना है, किसी और जगह से वो कनेक्ट नहीं कर सकता, तो इसमें इंजेक्शन पॉसिबल है, बट रिलेटिवली चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बड़े स्पेसिफिक यूआरआईज है जिसके ऊपर आप लोगों को एक्सेस दे रहे होते हो। ठीक है। तो फिर भी आपको इंजेक्शन पॉसिबल थे, 2019 वाले में इंजेक्शन एडेड थे, 2023 वाले में इंजेक्शन निकाल दिए गए हैं, ये ध्यान में रखना है, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई आपकी सिनेरियो इस तरह का बन रहा होता है एपीआई की इंप्लीमेंटेशन में, तो आपने वहां पे इंजेक्शन को एक बार रिव्यू कर लेना है। ठीक है। यहां तक आज के लेक्चर के हवाले से